एक्ट्रेस को गैंगस्टर से एक अफेक्शन होने लगा क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड एकदम गैंगस्टर है, और यही चीज़ बॉलीवुड ने ग्लोरीफाई की। स्मगलिंग के लिए हेवन बोला जाता था दुबई। छोटा राजन जब उस समय उस दौर पे था तो उसने आपसे ही क्यों बात की थी? ड्रग से भी ज़्यादा बुरा होता है वो नशा। मैं आज बोलती हूँ ना, ऑन रिकॉर्ड 2,42,000 मिले हैं मेरे पास, मेल है। वेरी पर्टिकुलर, बाप रे, उसको बहुत अपने लुक्स को लेके कॉन्शियस हुआ करता था वो। उसको एक ही तरीके का टी शर्ट पहनना है, एक ही शर्ट पहनना है। छोटा राजन को डेथ पेनल्टी नहीं होने वाली थी, चिकना वोरा को ही होने वाली थी। मतलब मीडिया के एथिक्स होते हैं कि माइनर का नाम नहीं लिख सकते, फोटो नहीं लगा सकते, बट लोगों ने वो भी किया, बच्चे का नाम भी छापा, और ये तक छापा कि जिग्ना को HIV हुआ है। इट इज़ एज इफ यू आर रेप्ड बाय मीडिया। मीडिया ट्रायल, जेल, और उसके बाद कोर्ट का वर्डिक्ट आने के बाद भी समाज का ट्रायल चल रहा है। मैम, स्कूप के बारे में बात करते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ थी जो स्कूप वेब सीरीज में कवर नहीं हुई? और इसका फॉलोअप क्वेश्चन ये है, क्या आपको लगता है कि स्कूप में सब जस्टिस तरीके से दिखाया हंसल सर ने, या कुछ पार्ट अपने हिसाब से ड्रामेटिक करके दिखाया? स्कूप बेसिकली मेरे हिसाब से पूरा ड्रामेटिक ही था जी। और जस्टिस हुआ ऐसा नहीं है, नहीं हुआ। उसी की वजह से पीपल हैव स्टार्टेड नोइंग मी। जो चीज़ 12 साल पहले दब गई थी वो शायद बाहर आई। बट एज अ एज इफ यू आप ये अगर बोलते हो मेरी लाइफ के बारे में, तो वो पूरा ड्रामेटाइज था। ओके। क्योंकि और अंसल सर ने काफी जगह पे बोला ही है कि दे हैव टू टेक सिनेमेटिक लीवरेज, राइट। दे कैन नॉट शो एग्जैक्टली व्हाट इट इज। राइट। सो यस, मेरी बुक जो थी जी। बिहाइंड बार्स इन भाईखला, जी। उसमें जो लिखा है उसके शायद 5% ही है स्कूप, मुझे जी। ऐसा लगता है। मैंने वो किताब पढ़ी कल रात को आपकी। ओह ओके, और- तो फ्रेश हो आप। जी। मैं आपकी जर्नी से काफ़ी इंस्पायर्ड था, बट कल मुझे मौका मिला उस किताब को उठाने का, और उस किताब की जो फर्स्ट लाइन थी वो बड़ी, आई वॉज हुक्ड। द लाइन वॉज दैट समथिंग लाइक दैट द लास्ट पीस ऑफ क्लोथ ऑन माई बॉडी आई वॉज स्ट्रिप्ड, ऐसा कुछ था, द Yeah. फर्स्ट लाइन ऑफ इट। या और आई वॉज शेकन कि यार दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द बुक, और वो हुक था। और मैं जब तक, ये बहुत कम किताबों में होता है कि मैं उठता नहीं हूँ, मैंने वो वन गो में ख़त्म की। इट वॉज सो इंस्पायरिंग टू सी यू मैम। थैंक यू। बट आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड मैम कि आपका जो बचपन था, थोड़ा पीछे जाते हैं, आपने जिक्र किया कि मोस्टली वो दुबई में था, हाँ, राइट? अब मैम मुझे जानना है कि दुबई में ऐसा क्या है, बिकॉज आप काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्योर क्राइम जर्नलिस्ट, राइट? दुबई में ऐसा क्या है कि मैम बहुत सारे गैंगस्टर वहीं शिफ्ट हो जाते हैं? मैं तो गैंगस्टर से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मेरा बचपन था वहाँ पे, क्योंकि मेरे डैड वहाँ पे बेस्ड थे। मेरे डैड का भी कोई लेना देना नहीं था किसी गैंगस्टर से। डैड गए थे 1960s, लेट 60s में दुबई, एंड जॉब करते थे, बिजनेस करते थे। तो वो हिसाब से मेरा तो वहीं पे गया है बचपन। वही एक रीज़न था। आज भी मुझे दुबई बहुत दिल के करीब है, क्योंकि मेरा बचपन वहाँ गुजरा है। दुबई की गलियाँ, आज का डाउनटाउन दुबई डिफरेंट है, जो हमारा टाइम का दुबई था वो डिफरेंट है। और जहाँ तक आप बोल रहे हो गैंगस्टर्स का, वो तो आपको फिर 19 के इंटरव्यू लेके पूछना पड़ेगा कि भाई आप लोग को दुबई में क्या ही दिखता है। अच्छा, बट आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस पर? मे बी वो फ्री जोन था, है अभी भी, टैक्स हेवन है। और ऐसे देखा जाए तो इंडिया से नज़दीकी है, 2 hours 20 minutes की फ्लाइट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड शायद वही वजह रहा होगा, आई हैव नो अदर आइडिया। मुझे शायद यही, किसी और का इंटरव्यू करती गैंगस्टर का, तो शायद उनको ये क्वेश्चन पूछती मैं कि आप दुबई क्यों गए। क्योंकि फिल्मों में देखा जाता है कि दुबई दुबई, कोई भी है सबसे पहले भागा तो दुबई। वो टाइम ही ऐसा था, स्मगलिंग के लिए हेवन बोला जाता था दुबई। 70s 80s में वहां से चीजें आती थी, यहाँ पे परफ्यूम नहीं मिलता था। अभी जो आप लोग की जनरेशन जो देख रही है इजीली, वो हमारे टाइम पे तो इतना मिलता नहीं था। मुझे याद है डैड लेके आते थे परफ्यूम, तो हम लोग छोटे छोटे थे तो इतने क्रेजी हो जाते थे। फिर रॉथमेंस की सिगरेट आती थी, तो वो सब स्मगलिंग यहाँ पे आके मेन, मुझे ऐसा लगता है कि गैंगस्टर्स जो भी दुबई गए, फर्स्ट तो वही था, स्मगलिंग ही जरिया था एक, मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मेरे एक्सपीरियंस मुझे जो बता रहा है।
ओके। और जब आपकी जर्नी देखते हैं, आपने बहुत लेट अपना करियर स्टार्ट किया। जो आम आदमी जो 25-22 के आसपास अपना करियर स्टार्ट करता है, आपने बहुत लेट स्टार्ट किया। बट हैविंग सेड दैट, आपकी जर्नी बहुत ग्रोथ बहुत एक्सपोनेंशियल थी, राइट? अब Yes. आई एम न्यू इन मीडिया, राइट? मुझे सिखाइए कि हाउ टू गेट दैट ग्रोथ। आई थिंक यू शुड नॉट गेट दैट ग्रोथ। फिर कैसे गिरी भी जोर से ना, जैसे ऊपर उठी वैसे ही जोर से गिरी भी ना। बट नहीं, मे बी हार्ड वर्क था और वो कुछ कर दिखाने का वो जज्बा था, एज यू राइटली सेड, क्योंकि मैं लेट आई जी। ये फील्ड में। आई स्टार्टेड एट द एज ऑफ 33 आफ्टर माई डिवोर्स। ओके। सो बिफोर दैट आई वॉज अ टिपिकल हाउस वाइफ। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, बच्चा है 5-6 साल का और मेरे को सब कुछ दे देना है, आई हैव टू कवर अप दैट ईयर्स विच हैव बीन लॉस्ट। राइट। तो दिन, मुझे लगता है मैं 16-17 घंटा काम करती थी, ऑन फील्ड रहती थी। और वो एक था कि कुछ मिस नहीं होना चाहिए। पहले से मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा था, आउट ऑफ बॉक्स कुछ चीज करना। जो सब लोग करेंगे मुझे वो करना पसंद ही नहीं था। जी। तो वो एक्सक्लूसिव, जैसे आप लोग को भी पता है, एक्सक्लूसिव का एक नशा होता है, वो एक पावर होता है। शायद वो मेरे सिर पे बहुत चढ़ गया था, मुझे ऐसा लग रहा है। जी। तो मैम, जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया तो मतलब आपने प्रिंट मीडिया में आप पहले आए, राइट? तो जर्नलिज्म में कैसे आपको किस चीज़ ने, कुछ तो होता है ना कि हम इस फील्ड में जाते हैं, कोई एक चीज़ इंस्पायर करी, तो ऐसा कोई इंसिडेंट था कि आपको बोले कि अब जर्नलिज्म में जाना है? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने क्योंकि मैं एजुकेशन वाइज में LLB MBA हूँ, ओके। बट वो LLB लॉ वापिस स्टार्ट करना एट द एज ऑफ 33 बहुत डिफिकल्ट होता, क्योंकि लॉयर के यहाँ पे एज ए जूनियर काम करो। तो मैंने क्या, बच्चा सवेरे स्कूल जाता था, जूनियर में था लड़का, और मैंने शाम का डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन कोर्स स्टार्ट किया सोमैया कॉलेज में से, ओके। क्योंकि घर से वो नजदीक था। तो वहां से ही कुछ भी टोटली अनप्लान था, कुछ डिसाइड ही नहीं था। घर पे तो कोई नहीं रिपोर्टिंग में है, कोई किसी को कुछ लेना देना ही नहीं है। फिर वैसे करते करते कोर्स चल रहा था। अभी कोर्स आधा ही कंप्लीट हुआ था कि मुझे एक न्यूज़पेपर से जॉब मिल गया। So I started as a court reporter, and that too with 3,500 rupees as a salary. ओके। सो टोटली अनप्लैंड था। एंड जैसे कोर्ट में रिपोर्टिंग स्टार्ट की, क्योंकि लॉ का नॉलेज था और लॉयर्स सब पहचानने लगे धीरे धीरे। और कोर्ट जैसी चीज में स्टोरियों का भंडार होता है, आपको मतलब एक मिस करने का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है। तो वो बोलते हैं ना कि एक वो जो मैंने पहले बोला, एक वो जज्बा कि नहीं, कुछ नया ढूंढना है, कुछ नया ढूंढना है, कुछ एक्सक्लूसिव ढूंढना है। करते 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 देयर वाज नो लुकिंग बैक, आई थिंक सो। बट मैम, कोर्ट टू क्राइम बीट, ये कैसे आपने चूज किया? क्राइम और कोर्ट और क्राइम के बीच में बहुत थिन लाइन है, क्योंकि कोर्ट में आप देखोगे सब क्रिमिनल्स को पहले कोर्ट में ही लाया जाता है, उनकी पेशी कोर्ट में ही होती है। फिर वो डॉक्यूमेंट्स के बेस जैसे फर्स्ट आप देख लो तो रिमांड कॉपी होती है, तो वहां से ही जर्नी स्टार्ट होती है वो क्रिमिनल की, और साथ साथ में रिपोर्टर्स की भी। वो रिमांड कॉपी निकलवाना कोर्ट में से, और कैसे एक्सक्लूसिव उसमें से ढूंढना, और वो फिर जाके आप एक ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी करने को एडिटर्स बोलते हैं। बाद में वही एडिटर्स जब टाइम आता है तब साथ नहीं देते, वो डिफरेंट चीज है, बट उनको ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी भी चाहिए, क्योंकि वो क्रिमिनल जो होता है वो पैदा तो नहीं होता ना, क्राइम एज अ क्रिमिनल तो वो पैदा नहीं हुआ होता है। तो आप उस एडिटर्स बोलते जाके इसमें से ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी लेके आओ, देन यू स्टार्ट टॉकिंग विद देम कि भाई तू क्यों इसमें आया, कैसे आया, क्या हुआ। फिर हम उसके फैमिली से धीरे धीरे, वो कोर्ट में ही बातें होती है, ऐसा नहीं है कि पर्सनली जाके मिलते हैं, कोर्ट में ही उसकी बीवी आती है तो बीवी को पूछते हैं व्हाट आर यू गोइंग थ्रू, बच्चा होता है। तो वो धीरे 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 कैसे आप क्राइम बीट कवर करने, वो दोनों इंटरलिंक्ड ही है, राइट। तो वो अपने आप ही वो उसमें हो जाता है। फिर वो डॉक्यूमेंट तो डॉक्यूमेंट निकालना ही बहुत, चाहे वो चार्जशीट हो, चार्जशीट में पूरा केस होता है। बिल्कुल। क्योंकि मेरा लॉ बैकग्राउंड था, इसके लिए मुझे वो सब कोर्ट के टर्म्स इजीली समझ आ जाती थी, जो शायद किसी और को टाइम लगता है। बट वो पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, सो दैट वाज वेरी इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड। और वो कब धीरे धीरे मैं क्राइम रिपोर्टर बन गई वो समझा ही नहीं। बड़ी बड़ी स्टोरीज आने लगी हाथ में,
एंड सबको ऐसा लगता है कि मेरे सोर्सेज शायद बहुत बड़े आईपीएस ऑफिसर्स थे, ये थे, बट ऐसा कभी नहीं था। मेरे सोर्सेज बहुत ग्राउंड लेवल पे थे। कोर्ट के कारकुन, कोर्ट का लिफ्टमैन, कोर्ट का चाय वाला, ये लोग जो स्टोरीज देते थे ना, वो आईपीएस ने कभी नहीं दी मुझे। सबसे पहली स्टोरी कौन सी आपने क्रैक की जो सबसे बड़ी थी, फर्स्ट स्टोरी जिसने आपको बहुत एक लाइमलाइट में आके खड़ा कर दिया? वही टाइम पे जब मेरा एंटर होना, ये शायद मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेरा एंटर होना और गैंगस्टर अब्बू सालेम का डिपोर्ट होना, ओके। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी स्टोरी थी। मैं उसको टाडा कोर्ट में लेके जा रहे थे और मेरा फर्स्ट डे था, और टाडा कोर्ट के लिए आपको स्पेशल आई कार्ड लगता था जो मुंबई पुलिस ही देती थी, तो मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे सिर्फ एडिटर ने बोला था कि जाके कवर करो, तो एंट्री नहीं मिली थी। राइट। तो मैं वो टाडा कोर्ट के बाहर एक पान टपरी वाला था, मैं वहीं पे 2 घंटा खड़ी रही थी। और वो वहां, एंड दैट पान टपरी वाला बिकेम माय वेरी गुड सोर्स ओवर द इयर्स। उसने जो उस दिन मुझे स्टोरी दी वो बहुत बड़ी स्टोरी थी। और जो अंदर थे उनको सबको रूटीन मिला कि अबू सालेम की पेशी हुई, उसको पुलिस कस्टडी में डाला गया, और मैंने तो, क्योंकि मैं अंदर थी नहीं तो मुझे तो वो पता ही नहीं था, मैंने बाहर रह के दूसरा एंगल की स्टोरी की। तो वो बहुत बड़ी स्टोरी हुई थी। और ऑब्वियसली धीरे धीरे 93 ब्लास्ट पूरा कवर किया, ट्रायल पूरी कवर की, तो वो भी बहुत सीखने वाला एक्सपीरियंस रहा कि कैसे आपको डॉक्यूमेंट के बेस पे ही स्टोरी करनी चाहिए। बहुत बार मीडिया नैरेटिव चेंज करके दिखाती है फॉर व्यूज, क्या आपके टाइम में भी ये केस था कि? हमारे टाइम पे मतलब वो मीडिया ट्रायल हुआ करती थी, अभी कुछ ज्यादा ही नैरेटिव्स का चल रहा है, बट वो टाइम पे इतना नहीं था। वो टाइम पे सेंसेशन होते थे, कोई मर्डर केस है, जैसे मेरे खुद का केस हुआ, इतना सेंसेशनल बन गया था। तो मुझे अभी जजमेंट खत्म हुए भी 2017-18 में जजमेंट हुआ, उस जजमेंट के 2-3 दिन पहले ही मैं मेरे लॉयर को मिलने गई थी, बिकॉज हालत खराब थी, पता नहीं, लड़के का 12th था, कल को जजमेंट क्या होने वाला है, मीडिया का इतना प्रेशर था जजमेंट के लेके, तो वो एक डर था मीडिया का। तो मैंने सर को पूछा कि सर ये क्यों मेरे साथ है, इतना तो क्या सेंसेशनल? तो उन्होंने बोला कि तू रिपोर्टर रह चुकी है ना, तुझे पता है ना, अंडरवर्ल्ड है तेरे केस में, मर्डर है, रिपोर्टर का मर्डर है, 11 अक्यूज में एक ही औरत है, इससे ज्यादा मीडिया को सेंसेशनलाइजेशन के लिए क्या चाहिए? यही तो चाहिए। You were a scapegoat, do you think? It's been 14 years, and I'm still trying to figure out that. But ठीक है, I moved on, I think so, from that phase of my life. And जिसने जो भी किया, सबको सब कुछ पता है, इट्स एन ओपन सीक्रेट। सो आई थिंक नाउ आई एम डन एंड डस्टेड। मुझे ये चीज अभी जानने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही इसको खरीदने में इंटरेस्ट है अभी। एंड आई मीन इट, आई एम टोटली डन एंड डस्टेड एंड मूव्ड अहेड इन लाइफ। बहुत सारी और चीजें हैं लाइफ में, and life is really very beautiful to enjoy, and I think this is the phase I'm enjoying, so I don't want to go back to my past and think about it. जिसने जो किया, भगवान है, और भगवान ने चमत्कार दिखाए भी है काफी लोगों के साथ, और मुझे जिंदा रखा है वो देखने के लिए, सो आई एम थैंकफुल फॉर दैट। आपके जो जेडी सर का जिनका डेथ हुई थी, उनके साथ कैसे रिलेशन थे? क्या आप लोगों की बॉन्डिंग थी, या एक फील्ड ट्रिप पे जो दोस्ती होती है एक को कलीग की, वैसी ही थी? मेरा जेडे सर वॉज वेरी सीनियर टू मी, 20 साल शायद सीनियर थे मेरे, एज में भी बड़े थे और एक्सपीरियंस में भी सीनियर थे। इनफैक्ट ही वॉज क्लोज टू माई एडिटर मिस्टर हुसैन जैदी। वो लीग के थे वो, तो मेरा और उनका तो कन्वर्सेशन ही नहीं था, हाय हेलो भी नहीं था, बिकॉज सबको हमारी ट्रायल में भी आया है ये कि ही वॉज वेरी रिजर्व्ड काइंड ऑफ अ पर्सन। तो मेरे जैसे से तो वो बात करने का क्वेश्चन ही नहीं आता है कभी, और ना ही मुझे उनके से बात करने का कभी मौका मिला है। तो जैसे आपने पूछा, हाय हेलो तक का भी रिलेशन नहीं था, मैंने कभी उनके साथ काम नहीं किया, तो वो कुछ था ही नहीं ऐसा तो कुछ भी रिलेशन। मैम, ये जब हम देख रहे थे आपकी पूरी जर्नी को, और जो स्कोप में भी हमने देखा, तो उसमें दिखाया जाता है कि छोटा राजन का फ़ोन आता है और वो आपसे बात करना चाहता है। तो क्या हुआ था, मतलब कि अगर उस दिन की, अगर आपको याद हो कि आपको फ़ोन आया था क्या, वो पूरा इंसिडेंट अगर आप बता पाए तो।
इंटरव्यू लेना था, हाँ बैकड्रॉप तो वो ही था, अपना शूट आउट हुआ था इकबाल कास्कर दाऊद के भाई जी। के घर के नीचे, हम्म। पकमोड़िया स्ट्रीट का शूट आउट था, तो उसके बैकग्राउंड का इंटरव्यू था। तो उसने ऑफिस में ही फोन किया था और सबने सुना था, जी। तो ऐसा कुछ था ही नहीं, और जो बोला था वो छापा था मैंने दूसरे दिन, दैट्स इट। अब सच में मुझे याद नहीं है मैंने क्या लिखा था, सच में याद नहीं है। हाँ मेरी चार्टशीट होगी आप लोग के पास, तो वो इंटरव्यू चार्टशीट का पार्ट भी था, जी। तो आप लोग गो थ्रू कर सकते हो। मैम वो दौर में बहुत कॉमन था ना कि बड़े बड़े जर्नलिस्ट थे जो डी कंपनी, छोटा राजन, इन लोगों से फ़ोन पर बात करके चीज़ें कंफर्म करते थे या चीज़ें निकालते थे। तो टुवर्ड्स आप भी जब नए नए आए तो आपने भी बहुत जल्दी जल्दी ग्रो किया और उसमें फिर वहाँ तक पहुँचे। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि छोटा राजन जब उस समय उस दौर पे था तो उसने आपसे ही क्यों बात की थी? एक पॉइंट कि वो आपके से ही वो टॉपिक पे उसने क्यों बात किया? ये उससे पूछना चाहिए आपको। काफी लोगों से बात की उसने, एबीपी न्यूज, तभी स्टार न्यूज था शायद राइट। वो टाइम जी। पे, तो उसके रिपोर्टर से भी उसने बात की है, आज तक के रिपोर्टर से भी उसने बात की है, सबके चार्टशीट में है, मैं कोई ऑफ रिकॉर्ड चीज नहीं बोल रही हूँ, जो डॉक्यूमेंटेड है मैं वही बोल रही हूँ। उसने सबको इंटरव्यू दिया है, मेरे को अकेली को नहीं दिया है। अच्छा, तो उसने सभी को दिए थे। हाँ, ओके। वो यही पकमोड़िया स्ट्रीट रिलेटेड ही सबको दिए थे उसमें। प्रिंट में मेरे साथ बात हुई, लेकिन टीवी चैनल में तो काफी लोगों के साथ उसने बात की है। मैम बट मैं एक चीज़ आप ऑब्जर्व करता हूँ कि आपकी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग है। ये बहुत कम लोगों में वो क्षमता स्किल होती है कि आपको पता है कि कैसे नेटवर्क करना है विद राइट पीपल। हाँ, ये आई थिंक लॉ के टाइम ही आपको वो चीज़ Yes. आ गई थी, इनकलकेट हो गई थी आपके क्योंकि अंदर। जैसे मैंने बोला ना, लॉयर्स लोग से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हुआ करती जी। तो आज के रिपोर्टर्स जो है उनको मैं सच में मैं ज्ञान तो दे नहीं सकती हूँ किसी को, क्योंकि मुझे खुद को भी ज्ञान की बहुत जरूरत होती है, बट ग्राउंड वर्क जितना आप करोगे ना, जितना ग्राउंड पे रहोगे ना, उतनी ही स्टोरीज आपको मिलेगी। कोर्ट में मेरा दिन चालू होता था कोर्ट से, लड़के को स्कूल पे छोड़ के भागती थी 11 बजे कोर्ट में, और शाम को 5 बजे तक। 11 से 5 मतलब कितने घंटे हुए? 6 घंटे हुए। तुम 6 घंटे कोर्ट में हो, और अगर वहां से कुछ नहीं लेके आ रहे हो तो लायक ही नहीं हूं मैं रिपोर्टर बनने। वहां का एक चाय वाला हुआ करता था राजू, जी। नीचे वो अड्डा हुआ करता था हम लोग का, लॉयर्स भी वहीं पे आते थे चाय पीने, हम लोग भी वहीं पे खड़े खड़े चाय पीते थे, तो वहीं से स्टोरी सब मिलना चालू होती थी। बहुत मतलब वो अच्छा फेज रहा मुझे, मैं मिस करती हूँ वो सब चीजें, नो डाउट। बट अभी वो चाय वाला भी नहीं रहा है, अभी तो अलाउड ही नहीं है शायद, क्योंकि मेरे ट्रायल के टाइम पे तो नहीं था वो। फिर जैसे मैंने पहले बोला, कॉमन से कॉमन एक फैमिली से आप बात कर लो किसी के, तो वो हर एक को एक होता है मेरी कोई सुनो, जी। हम लोग के घर पे भी अपने माँ बाप को भी लगता है मेरी सुनो, तू बैठ मेरे बाजू में, मेरी बात तो सुन, तो हर एक को लगता है मेरी सुनो। तो जब रिपोर्टिंग करना होता है तब कान खुले रखने पड़ते हैं और बोलना कम पड़ता है, तो सामने वाला जो बोलता है ना, उसके सेंटेंस में एक एक सेंटेंस में स्टोरी निकलती है। ओके, सो बी अ गुड लिसनर। वन हैज टू बी इन लाइफ ऑलवेज अ गुड लिसनर, ट्रू। तो ही आपको मिलेगी स्टोरी। क्योंकि बहुत सारे हिट एंड रन केस कवर किए, मर्डर के, इट्स नॉट जस्ट अबाउट अंडरवर्ल्ड एंड गैंगस्टर्स, राइट। क्राइम इज नॉट अबाउट अंडरवर्ल्ड एंड गैंगस्टर्स। बिल्कुल। बहुत सारी मर्डर, सिटी मर्डर है, राइट। या फिर एक चेन स्नैचर होती है ना, उसकी भी बैक स्टोरी होती है। आप सुनो तो सही, उसमें से भी स्टोरी मिलेगी। बिल्कुल। जो मैंने एक्सपीरियंस किया जब मैं जेल गई, और उसी की बदौलत मैंने बिहाइंड बार्स इन बाइकला बुक लिखी, क्योंकि 9 महीना में सुनती ही रही सबका, उनकी लाइफ जर्नी सुनती ही रही। हर एक की अपनी अपनी बैक स्टोरी होती है जो हमको नहीं पता है, और उनको भी बोलना है। उनको चाहिए कोई सुनो, हमारी बात तो सुनो, चाहे वो क्रिमिनल हो या नॉर्मल ह्यूमन हो। जब आप ग्रो कर रहे थे तेजी से, तो आपकी दोस्ती कैसी थी, या लोग जल रहे थे, आपको ये फील होता था ऐसा? जो हिसाब से मेरे साथ हुआ, मीडिया का रिएक्शन था, वो हिसाब से तो मुझे यही लग रहा है कि लोग को जलन ज्यादा थी, और दोस्ती किसी के साथ मेरी थी नहीं, एक दो को छोड़ के। तो अगर दोस्ती होती तो शायद मीडिया मुझे सपोर्ट करती वो टाइम पे, बट किसी ने सपोर्ट किया नहीं। ये मेरा
हर्ट, मतलब है मुझे इस चीज की हाँ हर्ट, बिल्कुल। और मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि आई एम हर्ट दैट मीडिया नेवर स्टूड बाय मी। वो टाइम पे नहीं वो लोग स्टैंड हुए, ठीक है, वो माहौल ऐसा था। लेकिन आज भी मुझे सुनने में आता है कि काफी लोग अभी भी कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहते हैं। तो ठीक है, इट्स देयर लुकआउट नाउ, डजंट मैटर टू मी। बात करते हैं अभी आपसे पुराने दोस्तों से कोई? आप मेरा फोन चेक कर लीजिए, मेरे पास कोई भी रिपोर्टर्स के नंबर नहीं है, किसी के नंबर्स नहीं है, कोई पुराने कल कोई नहीं? कोई नहीं, ओह! किसी का मैम रिपोर्टर। मैं आपकी बाउंड्री की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप चाहें तो यू यू चूज़ नॉट टू आंसर एज वेल। स्कूप के ट्रेलर में ये क्यों दिखाया गया कि छोटा राजन कन्फेस करता है कि मुझे आपका जो नाम था कैरेक्टर का, जागृति पाठक, ने पुश किया या भड़काया टू किल मिस्टर जेडे? ऐसा है ही नहीं ट्रायल में। सो इट वाज जस्ट ट्रेलर में हुक के लिए वो रखा गया। वो तो आप उनको पूछो, मार्केटिंग स्किल्स है। ट्रायल खत्म हो चुकी है, और जो चीज रिकॉर्ड पे आई नहीं है उसको बोल, अभी कंट्रोवर्सी क्रिएट करके कुछ मतलब ही नहीं है। ऐसा ट्रायल में आया ही नहीं कहीं जी। पे भी। तो मैम आप स्कूप से खुश थे या नाराज थे, मैं ये जानना चाहता हूँ। नाराज होने का कोई हक नहीं है मुझे, क्योंकि अभी जब अब भी वापस कुछ बोलोगी तो और नया कंट्रोवर्सी चालू होगा। एंड खुश भी नहीं हूँ, अभी ये स्टेज पे मैं आ गई हूँ लाइफ के, डजंट मैटर। बट यस, टू सम एक्सटेंट आई एम थैंकफुल टू देम कि उनकी वजह से चीजें बाहर आई, ये मैं मानती हूँ ये चीज। बाकी तो कुछ इफेक्ट नहीं होता अभी मुझे। बट मैम जब चीज़ें इस तरह से, क्योंकि वो ठीक है उसमें कहा जाता है, लेकिन एक आम जनता जो है वो जब देखती है मूवी तो उन्हें लगता है ना कि ये चीज़ कही गई है, ये बात कही गई है तो इट मीन्स कि ये चीज़ होगी। वो तो आप क्लियरिफाई करोगे तो इसमें नहीं है, आप देख सकते हो, डोमेन पे भी अवेलेबल है, आप जाके चार्जशीट देखो, जो भी देखना है पूरा कोर्ट का ऑर्डर चेक कर सकते हैं। बट जब हम एक नॉर्मल आदमी जब वेब सीरीज देख रहा है तो उसके दिमाग में तो यही आएगा। आई थिंक नाउअडेज ऑडियंस इज ऑल्सो वेरी स्मार्ट, मुझे ऐसा लगता है। और ये मैं जो हिसाब से मुझे इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे डीएम आते हैं, जो हिसाब से लोग मुझे रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जो हिसाब से लोग मुझे पूछते हैं, उससे मुझे तो समझ में आता है कि एटलीस्ट पब्लिक आजकल व्यूअर्स जो है बहुत स्मार्ट हो गए। एंड उसके पहले ही उसमें आया है ना, बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, सो बेस्ड है ना, राइट। इसने सिंपल है। तो आप ड्रामेटाइज तो कर ही सकते हो उसमें, वो भी हम लोग डाल देते हैं कंडीशन कि इट इज फिक्टिशियस। मैम मैं इतना रिलेट किया उस सीरीज से और मुझे इतना बुरा लगा कुछ कुछ पॉइंट पे, जब एक पॉइंट में देखा कि जो आपके पार्टनर थे उस समय वो भी शायद बैक ऑफ हो गए थे, जो आपको सपोर्ट करने वाले। मुझे इतना बुरा लगा वो देख के कि द किड वाज सफरिंग अ लॉट, योर सन। या डू यू एवर फील कि यार अभी तक उन पे कुछ इम्पैक्ट है या ही इज नाउ मूव्ड ऑन? ही हैज मूव्ड ऑन, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है था हमारे पास, जी। मेरे पास नहीं था, उसके पास नहीं था। ही वॉज जस्ट 10 years old, राइट। नाउ ही इज 24 years old, बट ही वॉज दैट टाइम वेरी, मतलब बचपन उसका छीन गया यही सब चीज में। वो चीज का मुझे बहुत गिल्ट है, बहुत गिल्ट है। वो बेचारा मुझे जेल में मिलने आता था, वो बोलता था मम्मा ये अंकल मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, वो अंकल मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, जो मेरे फ्रेंड्स हुआ करते थे। नोबडी इज टॉकिंग विथ मी। राइट। उसके साथ बच्चे खेलते नहीं थे बिल्डिंग में, कि नहीं, उसको आइसोलेट किया गया था। तो वो चीज़ का मुझे आज भी बुरा लगता है। और आज वही लोग आगे पीछे घूमते हैं मेरे से सेल्फी लेने के लिए। तो ये है ना लाइफ की हकीकत है। राइट। और बच्चे ने सफर किया, बट ये सफरिंग में भी सिल्वर लाइनिंग है कि ही बिकेम अ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन, राइट। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिम दैट भगवान, मतलब उसको कभी भी मुझे या उसको डिप्रेशन नहीं हुआ, कि हम लोग को पिल्स की जरूरत नहीं पड़ी। बट कहीं ना कहीं उसने मेरे से ज्यादा सफर किया है, क्योंकि उसका तो कोई फॉल्ट नहीं था। वो टाइम पे हमारे, मतलब मीडिया की एथिक्स होते हैं कि माइनर का नाम नहीं लिख सकते, फोटो नहीं लगा सकते, बट लोगों ने वो भी किया। घर पे मेरे आके मेरे नाना नानी से फुसला के बात करके फोटोज बच्चे का क्लिक किया, जो घर पे लगा था फ्रेम, और वो भी छापा, बच्चे का नाम भी छापा, और ये तक छापा कि जिग्ना को HIV हुआ है,
शी इज एडमिटेड इन जेजे हॉस्पिटल इन HIV वार्ड। सुना था मैंने ये हाँ, news, ये right. सब भी छापा। मतलब मेरे अपने ही लोग ने ये सब किया, और फिर वो लोग बोलते कि मैं रूड हूं, मैं एरोगेंट हूं। तो आप लोग क्या एक्सपेक्ट करोगे मेरे से? True. आरती तो नहीं उतार सकती ना आपकी मैं, और मुझे उतारनी भी नहीं है। इसमें एरोगेंस नहीं है मेरी। जो इंसान हर्ट होता है, जो बेबुनियाद चीजें लिखी जाती है बच्चे के अगेंस्ट, मेरे खुद के मेडिकल के, कहाँ से आई ये चीज भाई? कहाँ से आई? आप किस, इतने तो एथिक्स होने चाहिए ना। रिपोर्ट लगाओ ना, ब्लड रिपोर्ट लगाओ, कोई बात नहीं, है कुछ वैलिडिटी, कुछ भी जो मन में आता है। क्योंकि इंसान तो जेल में है ना, थोड़ी ना वो आके बाहर बोलने वाली है। और बूढ़े माँ बाप और बूढ़े नाना नानी बाहर है, वो थोड़ी ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले कि जिग्ना को कोई बीमारी नहीं है। दिस इज द लेवल ऑफ थिंग्स पीपल हैव सेड अगेंस्ट मी, एंड स्टिल दे एक्सपेक्ट मी दैट आई शुड बी नाइस टू देम। भाई मैं इतनी भगवान नहीं हूं, नहीं हूं मैं भगवान, और मुझे भगवान बनना भी नहीं है। मैं ठीक हूँ, इंसान ही ठीक हूँ मैं। क्योंकि यही सब चीजें यही सब चीज ने मुझे सिखाया भी बहुत कुछ है। चुप रहना, चुप रहो, टाइम आएगा, सबको अपना अपना कर्म के हिसाब से फल मिलेंगे, और मिले हैं, मुझे भी मिले। सो ठीक है, इट्स ओके। मैंने भी शायद जाने अनजाने में किसी से गलत किया होगा, तो मैं भी भुगती। आपने एक जगह जिक्र भी किया था, मैं देख रहा था कि एक आप कहीं किसी ब्यूटी क्लब के मेंबर थे, हाँ, एक मोहतरमा आई और उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से उस चीज़ को इंटरप्रेट करके दिखाया। मैम, ये जर्नलिज्म का जो स्तर है, आप भी देख रहे हैं न्यूज़ आजकल, ये बड़ा ही नीचे जाता जा रहा है अनफॉर्चुनेटली। क्या आपको लगता है कि हम कभी उस लेवल का जर्नलिज्म या उस लेवल की स्टोरीज वापस कवर कर पाएंगे, या हम वही जो है वो मीडिया ट्रायल्स और ये सब में फंसे रह जाएंगे और आम आदमी वही देखेगा जो उसको दिखाया जाता है? आई थिंक अभी यही पैटर्न हो गई है कि जो दिखाना चाहते हो वही दिखा पाओगे। कंट्रोलिंग पावर किसके पास होती है ऊपर? कंट्रोलिंग पावर, या अब तो मैं मीडिया में हूं नहीं, तो मुझे तो ये चीज की पता नहीं है। आप लोग तो मीडिया पे हो, आपको ज्यादा पता कि आपके ऊपर कौन है कंट्रोलिंग। मैम, मुझे ज्वाइन किया हुआ 1 महीना हुआ है, आपको बहुत साल हो गए। फील्ड रिपोर्टिंग हम नहीं जाते, मुझे फील्ड रिपोर्टिंग पे नहीं बट जाते। मेरे को छोड़े 14 साल हो गया। 14 साल में तो एक वनवास खत्म हो गया श्री राम का, तो अपने को तो क्या ही पता अभी क्या चल रहा है। सच में मैं टोटली आउट ऑफ टच हूँ इससे। मैं अभी बिग बॉस और उसमें होके मैं इतना थोड़ा बहुत बात कर रही हूँ मीडिया जी। से, अदरवाइज सच में मुझे कुछ नहीं पता। मैं न्यूज़पेपर पढ़ती नहीं हूँ, मेरे घर पे न्यूज़पेपर 14 साल से नहीं आते हैं। मैं टीवी चलाना, सच स्मार्ट टीवी आता नहीं है। मेरा लड़का 2 साल से आउट ऑफ इंडिया है। 2 साल में मैंने, मुझे नहीं लगता है गिन के 4-5 बार टीवी चालू किया होगा। मुझे आता ही नहीं है टीवी में, उसको फोन करना पड़ता है मुझे कि मुझे सिखा तो भाई ये कैसे चालू करूँ, सच में नहीं आता है। तो मैं न्यूज़ चैनल्स देखती नहीं हूँ, जो भी थोड़ा बहुत, हाँ ट्विटर, बिकॉज अभी सोशल मीडिया ज़्यादा एक्टिव है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी डे टू डे करंट अफेयर, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। ओके। तो वहीं से मैं पढ़ लेती हूँ जो मुझे लगता है कि ये पढ़ना है। मेरे घर पे अराउंड 1000 बुक्स है। वाओ। मोस्ट ऑफ देम आर इनटू एस्ट्रोलॉजी बुक्स, मोस्ट ऑफ स्पिरिचुअल बुक है। तो वही सब पढ़ती रहती हूँ और लिखती रहती हूँ। आई थिंक कीड़ा तो स्पिरिचुअलिटी ने आपको बहुत हेल्प किया हील होने में, राइट? बहुत हेल्प किया, बहुत हेल्प किया। आज मैं बैठी हूँ तो शायद उसी की वजह से। बहुत मेडिटेशन किया, विपाशना जाती हूँ साल में 2 बार। वाओ। हाँ, इतना बड़बड़ कर रही हूँ, मैं चुप भी रह सकती हूँ 10 दिन विपाशना में। और बनारस जाती हूँ, वहाँ पे जी। घाट पे मेडिटेशन करती हूँ। तो शायद यही सब चीज ने टिका के रखा, एटलीस्ट पागल नहीं कर दिया। मेंटल हेल्थ, सी एट द एंड ऑफ द डे योर मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रू। कि आप कैसे अप्स एंड डाउन्स में सस्टेन कर पाते हो, अपने आप को बैलेंस कर पाते हो, ये Right. बहुत जरूरी है। हर टाइम जो दिखता है वो सच नहीं होता है। हमको लगता है कि ये बहुत स्ट्रांग है, बट वो एक लेबल लगाया जाता है। जैसे आप लोग ने बिग बॉस में देखा, सबसे ज्यादा मैं ही रोई थी। जी। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं रोऊंगी भी, बट क्योंकि मैं 12 साल रोई ही नहीं, कोई था ही नहीं। बच्चे को संभालूं या रोती बैठूं, मुझे देख के वो रोएगा। नाना नानी थे 90 साल के, वो एक्सपायर हो गए थे। तो आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करोगे? और रो के
मैं अपने आप को वीक साबित नहीं करना चाहती जी थी, तो मुझे खड़े रहना ही था बच्चे के लिए। बट जैसे ही बिग बॉस में गई, वहां पे रिश्ते बने नए, जी तो हर एक की लाइफ की अपनी अपनी जर्नी सुनी, मैंने अपनी जर्नी बताई, तो इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाई मैं शायद। ये बिग बॉस के रिश्ते कैसे चल रहे हैं? बिग बॉस के रिश्ते तो फर्स्ट क्लास चल रहे। मुनव्वर से मिलता है? मुनावर से मिलते, सबसे मिलती हूँ, रिंकू से मिलती हूँ, अभिषेक से बात होती है, नील ऐश्वर्या से बात होती है। हमारा था बिग बॉस 17, तो हम लोग का एक ग्रुप है बिग जी। बॉस 17.5। अच्छा। तो हाँ, जस्ट बिकॉज हम लोग सब रिपोर्टर्स को बुलाते नहीं है कि हम इधर जा रहे हैं, एयरपोर्ट आ जाओ, ये कर लो वो कर लो, उसका मतलब ये नहीं कि नहीं टच में है। राइट। तो काफी रिश्ते ऐसे होने चाहिए, रिश्ते के जिसकी वैलिडेशन करनी जरूरी नहीं है। डू यू थिंक कि लॉरेंस बिश्नोई इज फॉलोइंग द फुटप्रिंट ऑफ दाऊद इब्राहिम? एज आई टोल्ड यू, आई एम नॉट फॉलोइंग नाउ क्राइम अंडरवर्ल्ड। right. मैं कुछ सच में नहीं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आई एम अवॉइडिंग, जी बट नो, इट्स नॉट अबाउट अवॉइडिंग, आई एम नॉट ट्राइंग टू फॉलो दिस थिंग्स। फिर क्योंकि वो एक कीड़ा है ना मेरे को भी, जी तो ये मैं अपने आप के लिए कर रही हूँ कि मुझे घुसना ही नहीं है, जब कुछ रिपोर्टिंग करना ही नहीं है तो मैं वो लाइफ में क्यों इंटरफियर करूँ। तो मुझे सच में नहीं पता। हालांकि कोई बीच में एक प्रोड्यूसर ने मुझे बोला था बुक लिखने को, मैंने ना बोल दिया कि मुझे नहीं लिखना है। बहुत सारी बुक्स है लिखने को, जी। वो टॉपिक पे मुझे रिसर्च भी नहीं करना और मुझे कुछ नहीं करना है। अभी क्या लिख रहे हैं? अभी एक शाहबानो बुक आ रही है, जी वो प्रिंट रेडी है। इट इज अगेन ऑन लैंडमार्क जजमेंट, ओके जस्ट फिनिश दैट। उसके बाद अभी लिख रही हूँ डिकोडिंग माई कुंडली, मेरे रीइंकारनेशन पे है, ओके वो लिख रही हूँ। सो उसके बाद एक और मर्डर केस लिख रही हूँ, 2 बुक साथ में लिख रही हूँ। ओके सो इंटरेस्टिंग कि एक जगह आप मर्डर लिख रहे हैं, एक तरफ आप लिख रहे हैं रीइंकार्नेशन। आयरनी आयरनी है, बट वो मेरी बुक जो है डिकोडिंग माई कुंडली, राइट सो इट इज अबाउट माई स्पिरिचुअल लाइफ, इट इज अबाउट वेयर बिहाइंड बार्स इन भाईखला जहाँ खत्म होती है, जी वहां से ये जर्नी स्टार्ट होती है। ओह वाओ तो मुझे खुद को ऐसा था ना कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, तो वो ही चीज मैंने मेरे कुंडली से डिकोड की है, मेरा पास्ट लाइफ क्या थी। जी क्योंकि आपकी कुंडली बता सकती है आपकी पास्ट लाइफ क्या होगी, आपका फ्यूचर लाइफ क्या होगी वो भी बता सकती है। जी तो मैंने वो डिकोड करने की कोशिश की है। ठीक है, क्या थी आपकी पास्ट लाइफ इफ यू वो कैन तो प्लीज? फिर तो वो बुक पढ़ने में क्या मजा आएगा। मैं का पॉडकास्ट देख रहा था जहां आपने जिक्र किया कि वो जो एक 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 टाइम बीता जेल में, वहाँ आपका हीलिंग प्रोसेस जो है टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी आपका इंक्लिनेशन हुआ। वहीं मैं सुनता हूँ कि प्रज्ञा साध्वी जी भी आप मिले उनसे, तो उन्होंने भी कहीं आपको इंस्पायर किया टू गो टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी? सॉरी, नहीं, उन्होंने इंस्पायर तो नहीं किया स्पिरिचुअल, वो भी वही जेल में थे। और ही शी यूज्ड टू डू लॉट ऑफ पूजा। उन्होंने, हम लोग में लड्डू गोपाल होते हैं, उनको बिठाया था, वो उनसे उनकी सेवा करती थी, वो सब करते थे वो जेल में अंदर ही। हालांकि कोर्ट से परमिशन ली होगी, मुझे कुछ पता नहीं है इतना डिटेल में। और 1-2 बार ही उनसे कन्वर्सेशन हुई थी क्योंकि उनका सेपरेट सेल था। ओके वो मतलब हाई सिक्योरिटी जोन में थे। ओके तो बट क्योंकि मैंने मालेगांव ब्लास्ट की सब स्टोरीज की थी वो टाइम पे, तो वो रिलेशन में वो मुझे मेरे से बात करते थे। एंड शी वाज लाइक, मैं समझ सकती हूँ जिग्ना, तेरा ये प्रोफेशन है कि तूने स्टोरीज की मेरे अगेंस्ट, मुझे कोई इशू नहीं है ये चीज को लेके। बस आई थिंक 1-2 बार ही ये बात हुई थी। मैम बड़ी कितना इंटरेस्टिंग होता है, सॉरी, कि आप जब किसी इंसान के बारे में आप रिसर्च करते हैं और आप उनके अगेंस्ट में, या जो भी वर्डिक्ट थी, आप मालेगांव ब्लास्ट के बारे में आपने काफ़ी आर्टिकल्स और वो सब पोस्ट किए, अब आप उनसे मिल रहे हैं एज अ ह्यूमन, जहां आप दोनों एक वल्नरेबल स्टेट में हो, राइट? तो वहाँ पे एज अ ह्यूमन क्या वो आता है कि नहीं, शी वाज इन्वॉल्वड इन सर्टन ब्लास्ट, तो क्या उस टाइम आता है कि नहीं मैं इसको एज अ ह्यूमन देखूं, या ये भी कन्विक्ट हैं? तभी तो कन्विक्ट नहीं थे, अंडर ट्रायल थे। जी तो हम सभी अंडर ट्रायल थे। बट एज यू सेड इट वेरी नाइसली, वो अपने अंदर एक कश्मकश चलती है। जी और क्योंकि मुझे हर कोई, एक तो ऐसे स्टेज में मैं गई थी ना अंदर, और मेरी हालत सच में बहुत खराब थी। मुझसे एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा था कि मैं यहाँ पे हूँ जेल में, और क्यों हूँ।
तो हर एक औरत थी वहां पे, अराउंड मुझे लगता है 200-250 का काउंटिंग था वो टाइम पे। तो हर एक को हम लोग वो सिंपैथी और विक्टिम के तौर से ही देखने लगते हैं, जी। और Okay. तभी हम लोग क्रिमिनल नहीं देखते, हम्म। ना ही मैं जज कर रही थी, क्योंकि वो लोग मुझे जज नहीं कर रहे थे। तो वो एक सिचुएशन ऐसी थी ना कि मैं अभी शायद एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ प्रॉपरली, बट इट वाज वेरी सैड कि आप, मेरा तो टोटली ब्लैंक हो गई थी मैं, कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। काफी टाइम तो मुझे एक्सेप्ट करने में लगा कि मैं यहाँ पे हूँ, और ना ही मैं किसी से बात करती थी इनिशियली, किसी से डर ही लगता था मुझे सबसे बात करने में, क्योंकि मुझे लगता था क्या मालूम ये पुलिस को कुछ बोलेंगे या गैंगस्टर को कुछ बोलेंगे, कुछ पता नहीं है कौन क्या है, क्योंकि वो ट्रस्ट इश्यूज आ गए थे। जी। जी। मैं सिर्फ एक कोना पकड़ के बैठी रहती थी और मैं अपना हनुमान चालीसा बोलती रहती थी। धीरे 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 आई स्टार्टेड ओपनिंग अप, ओके। स्टार्टेड टॉकिंग विद अदर इनमेट्स। लेकिन वो बॉन्ड ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि पहले ही मेरे लॉयर ने मुझे बोला था किसी से फ्रेंडशिप मत करना, जेल की दोस्ती ऐसा बोलते, जेल तक ही होनी चाहिए। सो वो सब बहुत इम्पैक्ट के साथ था मेरा बिहेवियर वहां पे, और मैं अपने में ही रहती थी, क्योंकि काफी सारी ऐसी लेडीज थी जिनके अगेंस्ट मैं स्टोरीज की थी, और आज मैं उनके साथ थी, उनके पार्ट ऑफ देम थी। सो बहुत डिफिकल्ट फेस था वो, बहुत डिफिकल्ट फेस था। मैं आई कैन नॉट एक्सप्रेस राइट नाउ, बट वो डर था जी। कि क्योंकि मैंने इनके अगेंस्ट स्टोरी की थी, अभी ये मेरे साथ क्या हाल करेंगे, वो एक डर हुआ करता था। सो टफ था वो, बहुत टफ था। आपको होता है कि क्राइम रिपोर्टिंग और इस फील्ड में आके मैंने गलत किया, ऐसा फीलिंग आती है? नहीं, जरा भी नहीं, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं था। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, वॉट एवर whether it doing stories or whatever I've gone through, I'm really proud of myself that right now अगर मैं क्राइम रिपोर्टिंग और वो नहीं करती तो शायद इधर बैठी नहीं होती, शायद मेरे पे वेब सीरीज नहीं बनती, शायद मैं बिग बॉस नहीं जाती, वो ही टीआरपी के लिए भागती स्टोरीज करने के लिए। तो इन द एंड जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। अमेजिंग, ये काफ़ी काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी रही आपकी। मैम, आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, जब उन्होंने जिक्र किया कि आप क्राइम रिपोर्टर थे। मैं अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट देखा था, हाँ। जहाँ पे मिस्टर मोदी वॉज देयर, मिस्टर ललित मोदी, हु इज़ द फॉर्मर हाँ। आईपीएल चेयरपर्सन। उन्होंने कहा कि मैं इंडिया से इसलिए भागा, नॉट बिकॉज कि मैंने कुछ फ्रॉड किया, बिकॉज दाऊद वॉज पुटिंग प्रेशर ऑन मी दैट ही वॉन्ट टू टेक चार्ज ऑफ आईपीएल बैटिंग एंड एवरीथिंग, मैच फिक्सिंग। सिंस यू वर वेरी एक्टिव एट दैट टाइम, यू हैव सीन दैट फेज, राइट? क्या आपको लगता है कि स्टिल ये बात सच हो सकती है कि ही स्टिल ट्राइंग टू बी इन दिस कंट्री एंड ट्राई टू कंट्रोल ओवर आईपीएल एंड दीज ट्रॉफीज एज वेल? नो आइडिया, सच में कुछ नहीं पता है मुझे। बट उस टाइम पे था ऐसा कुछ इन्वॉल्वमेंट ऑफ दाऊद इन बॉलीवुड? हाँ, उस टाइम पे तो काफी केसेस आए हैं, चोरी चोरी चुपके चुपके जो कोर्ट में केसेस आए हैं, वहां पे जी। तो अंडरवर्ल्ड कनेक्शन कहीं ना कहीं आया है जी। बाहर। प्रदीप जैन मर्डर केस भी था, बिल्डर लॉबी थी वो, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट्स आए, ट्रांसक्रिप्ट्स कितने सारे आए वो टाइम पे, जी। एक्टर्स के बात करने के ट्रांसक्रिप्ट बहुत आया वो टाइम पे। 80s, आई थिंक 90s 80s में Right. काफी 2-3 केसेस भी, ट्रायल। संजय दत्त और छोटा शकील की बातचीत, वो तो 93 ब्लास्ट में भी आया है। राइट? मैम, क्या समझती हैं, क्या ये कनेक्शन अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड, ये क्या होता है? अगर आप समझा पाए एज अ क्राइम रिपोर्टर हमें। क्यों इंटरलिंक्ड है ये? वो टाइम था तभी बिग बिग प्रोडक्शन हाउसेस नहीं हुआ करते थे, इतना कॉर्पोरेट सेटअप नहीं था तभी, जो भी अभी जो कॉर्पोरेट सेटअप है। और वो टाइम पे जैसे बोल सकते हैं, अभी हाउ डू आई एक्सप्लेन, वो टाइम पे उनके पैसे लगे हुए होते थे, जी। तो हर कोई, आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब दिस, बट पहले वो टाइम पे ऐसा बोला जाता था, फोन आते थे कास्टिंग के लिए, जी। तो वो एक फेज ही अलग था। और ये सब डॉक्यूमेंटेड है शायद, चोरी चोरी चुपके चुपके ट्रायल में बहुत Yeah. कुछ ये आया है कि कैसे हीरोइंस पे प्रेशर डाला जाता था प्रोजेक्ट करने के लिए। जैसे मोनिका बेदी का आप देखो, जी। उसका वो तो डिपोट ही हुई है अबू सालेम के साथ, बिल्कुल।
सबके ऐसे डॉक्यूमेंटेड तो है ही, और काफ़ी शूट आउट होते थे। भरत शाह पे शूट आउट होते होते बच गया है। मुंबई पुलिस ने वो पूरा प्लान, छोटा राजन का ही था शायद, उसका प्लान पूरा फॉइल किया था, उसको बचा के भरत शाह पे फायरिंग होने वाली थी। तो बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट्स है। मैम कभी ऐसा होता है कि जब आप थे एज अ जर्नलिस्ट, आपको कोई चीज़ आपको लग रहा है इनसाइड कि ये एथिकली ठीक नहीं है, मुझे इसको नहीं करना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्रॉम द सीनियर्स वो चीज़ कवर करनी पड़ती है और एक तरीके से दिखाई जाती है, कभी आपको वो क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी हुआ? बहुत बार हुआ, बहुत बार हुआ। और उस टाइम पे क्या चूज़ किया हमेशा आपने? टू स्टे विथ योर एथिक्स और समटाइम्स टू सम नंबर्स? एक्सटेंड यस, टू स्टे Okay. विथ माय एथिक्स। यस, काफी टाइम ऐसा भी हुआ कि स्टोरीज नहीं करने का प्रेशर हुआ करता था। जी। सामने वाली जिसके अगेंस्ट कोई स्टोरी कर रहे हो वो ऑफिस में आते हैं। ऐसा भी हुआ कि एडिटर से बात की, पैसे की ऑफर होती थी, अच्छा। बट वो भी हुआ काफी टाइम। ऐसा सिचुएशंस बहुत आई, बट आई स्टूड बाय माय ग्राउंड टू सम एक्सटेंड, एंड सॉ टू इट के मेरी स्टोरी जाए, क्योंकि वो नशा था तभी स्टोरी का, जी। बहुत बड़ा नशा था स्टोरी का, बाईलाइन का नशा था। क्या होता है मैम बाईलाइन का नशा, ज़रा बताइए ना। बाईलाइन जैसे आई थिंक ड्रग से भी ज्यादा बुरा होता है वो नशा, मुझे ऐसा लगता है। थोड़ा explain मेरा करना खुद का एक्सपीरियंस है। हम्म, आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, तो मुझे वो नशे की तो आदत पता नहीं है वो नशा कैसा रहता है। बट एक फेज ऐसा आया था कि जब मुझे स्टोरी, मेरी बाईलाइन नहीं आती थी, तो मुझे इतना मैं डीमोटिवेट हो जाती थी कि हाय अभी मुझे स्टोरीज ही नहीं मिलेगी, मतलब आई हैव बिकम इरेलेवेंट, मुझे कोई स्टोरी नहीं मिल रही है, क्या होगा अभी। और जो लेवल पे आप पहुंचते हो तभी आपसे एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हो जाती है कि नहीं, जिग्ना तो ये स्टोरी ला ही सकती है, ये स्टोरी मिस तो करने की बात ही कैसे आ सकती है, क्योंकि तुमको तो कुछ एक्सक्लूसिव स्टोरी करनी है, जो सब करते हैं वो तो करनी नहीं है। तो इतनी इनसिक्योरिटी होती थी, यू वोंट बिलीव, हाइपरनेस, okay. पेशेंस नहीं, ऑल नेगेटिव, एंजाइटी, वो एक डर रहता था, फियर, कल को कोई स्टोरी नहीं मिली तो। आई हैव गॉन थ्रू दैट फेज। और वो नेक्स्ट डे अगर बाईलाइन आती थी तो ऐसा लगता था एक प्राउड एरोगेंस, बहुत एरोगेंस थी मेरे में। आई एम एडमिटिंग इट, आई हैव एडमिटेड एवरीवेयर दैट यस आई वाज एरोगेंट रिपोर्टर। मुझे लगता था मेरे ऊपर कोई है ही नहीं, मैं ही सब कुछ हूं, कि अरे मेरे से स्टोरी मिस कैसे हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। शायद अगर मैं रिपोर्टिंग में अब तक रहती ना तो दुनिया भर की बीमारी लग जाती मुझे, मेरा बाईपास भी हो गया होता, मेरे को बीपी भी हो गई होती, क्योंकि इतनी एंजाइटी वो टाइम पे होती थी। जब आप ब्यूरो चीफ बने सर बीट पे, तो एज अ बॉस कैसे थे आप? एज अ बॉस मैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ थी। ओके। एज अ बॉस तो बहुत स्ट्रिक्ट थी, शायद किसी को गिनती में नहीं लेती थी मैं, वो नशे में थी। नशा ऑफ हैविंग नेटवर्क, राइट, कि सब स्पीड डायल पे हैं। हाँ, कि आई थिंक मुंबई का हर बड़ा आदमी आपके स्पीड डायल पे होगा आई थिंक उस टाइम पे। आई एम टॉकिंग अबाउट ब्यूरोक्रेट्स, पीपल फ्रॉम डिफरेंट। नॉट ब्यूरोक्रेट्स बिकॉज या आईपीएस मान लो, आप आईआरएस मान लो, राइट। मिनिस्टर्स लेवल मान लो, तो वो नशा अलग ही टाइप का था। और वो हालांकि वो चीज़ का कुछ बेनिफिट किया नहीं, वो अलग बात है, और अच्छा हुआ नहीं किया कुछ बेनिफिट, जी। बट वो वैक्यूम था। फिर ये पावर हाथ से चला जाता है ना, वो डाइजेस्ट नहीं होता है। अच्छा था मैं 9 महीना जेल में थी, तो दिन में तारे देख लिए बैठे बैठे वहीं पे, कि पावर के बगैर वो रियलिटी देख ली जी। कि कितने खोखले रिश्ते थे वो सब। स्पीड डायल पे जो रिश्ते रहते हैं वो बहुत खोखले होते हैं, कोई किसी के लिए खड़ा नहीं रहता है, वो देख लिया। ट्रू। अभी अगर कोई जर्नलिज्म स्टार्ट कर रहा है और आपसे तो वेटरन कोई है नहीं जो बता पाए, क्या करना चाहिए कि मैं एथिकली सही काम भी करूं और मैं उस डार्क फेज में तो भी फिर ना। जर्नलिज्म में जाना ही नहीं चाहिए, ओके। नहीं जाना चाहिए। तो अगर गिरे हो तो हाथ तो गंदे होंगे ही। मेरे भी हुए ही ना। जी। हर एक प्रोफेशंस का प्रो एंड कॉन्स है, राइट। जो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड बोलते हैं हम लोग। राइट। आप वो दलदल में रह के आप अपने आप को कब तक प्रोटेक्ट करोगे, बहुत डिफिकल्ट है।
ये मैंने सीखा, बहुत डिफिकल्ट, नहीं कर सकते आप, तो जाना ही नहीं। मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ कि आपको क्यों लगता है कि बॉलीवुड जो है वो ये जो डॉन्स होते हैं इनको इतना ग्लोरीफाई क्यों करता है, चाहे डी कंपनी हो, छोटा राजन हो, क्या माइंडसेट होता है, क्यों इतना ग्लोरीफाई? मीडिया भी है, न्यूज़ चैनल भी है, कि इतना ज़्यादा क्यों उनके बारे में हर चीज़ ग्लोरीफाई तरीके से बताई जाती है? मुझे लगता है मैं अभी एक वेब सीरीज आई थी या पिक्चर थी, क्लास ऑफ 83। यस, बॉबी देओल जी की। मैंने देखी नहीं है वो, बट Okay. उसका बुक मिस्टर हुसैन जैदी ने लिखी, जी, उसका रिसर्च मैंने किया था। ओके। ओके। तो वो रिसर्च के रिलेटेड मैं किसी एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को मिली थी, हम्म, तो उन्होंने मुझे ये चीज समझाई। ओके। मैंने ये थोड़ा अलग तरीके से उनको पूछा था, मैंने पूछा था शायद, अभी इतना मुझे आई थिंक 3-4 साल हो गए, तो कि उन्होंने मुझे बोला कि जितना एक टाइम हुआ करता था 80s 90s, तभी जो तभी गली गैंगस्टर्स का माहौल था, जी, तभी लड़कियों को ना गैंगस्टर्स आइडलाइज करती थी। वही चीज हुई बॉलीवुड में, एक्ट्रेस को गैंगस्टर्स से एक अफेक्शन होने लगा। क्यों? तो उन्होंने मुझे समझाया कि उनको प्रोटेक्शन फील होता था। राइट। वो लड़कियां, वो कॉलेज में लड़के जाते थे बाइक लेके, तो वो लड़कियों को अच्छा लगता था, मेरा बॉयफ्रेंड गुंडा मवाली है। Do you used to like this? I was thinking, what are you saying, sir? बोलता है हाँ, उनको प्रोटेक्शन फील होता था कि बाकी लड़के लोग उन पे कुछ देखेंगे नहीं, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड एकदम गैंगस्टर है। और यही चीज बॉलीवुड ने ग्लोरीफाई की, राइट। वैलिडेट किया। हर एक मूवीज में आप देखो तो, बिल्कुल। आप देखो हीरोइन होगी, उसको वो गैंगस्टर्स के साथ रिलेशन है, तो वो क्यों है? फियर फैक्टर, फियर से ही ये लोग खेलते हैं। उनको अच्छा लगता है, जितना आप डरोगे उनका बिजनेस बढ़ेगा। दैट अल्फा मेल की, अल्फा मेल, द सेम कॉन्सेप्ट वाज एन एनिमल। या अल्फा मेल ही है ना। आज हम लोग वो नया टर्म आ गया जेनजी जनरेशन का, अल्फा। हाँ। लेकिन वो टाइम पे वो अलग दौर था। अब कोई भी सत्या देखो, किधर भी देखो आप, एक प्रोटेक्शन, ऐसा लगता है कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ। राइट। तभी वो नहीं सोचते कि ये गलत है या सही है, अपनी सेफ्टी देखते हैं। अच्छा मैम, हम अबू सलीम की बात कर रहे थे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसे मोस्ट हैंडसम गैंगस्टर का हाँ, उसको बहुत था अपने लुक्स को लेके। हाँ, मतलब किस तरह से इन लोग रहते हैं, कंसर्न्स रहते हैं कि मेरी He was image- very particular. हाँ। जैसे पहले के पॉडकास्ट में भी मैंने बोला, ही वॉज वेरी पर्टिकुलर। बाप रे, उसको बहुत अपने लुक्स को लेके कॉन्शियस हुआ करता था वो। उसको एक ही तरीके का टी शर्ट पहनना है, एक ही शर्ट पहनना है। उसके लॉयर को वो इंस्ट्रक्शन देता था, यहाँ से ही मेरा शर्ट लेके आ, यहाँ से ही मेरा टी शर्ट लेके आ, जेल लगा के कोर्ट में आएगा, वेरी टिप टॉप ड्रेस्ड। कोर्ट में कैसा उसका बिहेवियर होता था? वो तो एकदम एक जगह पे कोर्ट में क्या ही बोल सकता है, कोर्ट कुछ नहीं, बैठा रहता था। अच्छा, लुक्स और उसको लेके बहुत पर्टिकुलर। बहुत जूते वूते उसके सब, उसके लॉयर को इंस्ट्रक्ट करता था कि यहाँ से। और मैं स्टोरी करती थी लॉयर के पास से लेके कि अबू सालेम ये स्टोर के कपड़े पहनता है और ये स्टोर के जूते पहनता है। किस स्टोर से मंगाता था? शायद वो स्टोर अभी बंद हो गया। अच्छा, बंद। मैम, बट अपार्ट फ्रॉम ये जो महंगे कपड़े होते थे उसमें? वो तो आप लॉयर को पूछो, मैं तो सिर्फ नहीं, स्टोरी करती। जैसे हाँ, आप डेप्थ में जाते थे तो, क्योंकि पर्टिकुलर ब्रांड, पर्टिकुलर वो टाइम पे ब्रांड कहाँ था इतना? हाँ। ब्रांड तो थी ही नहीं। हाँ ब्रांड तो आई थिंक उसके बाद आने चाहिए। जी। मैम, ये जो आपने बड़े बड़ी स्टोरीज कवर की हैं, इसके अलावा वो स्टोरीज जो कभी कमर्शियली या कभी एक आम आदमी तक पहुंच नहीं पाई और आपको लगा कि ये स्टोरी बाहर आनी चाहिए थी, वो जो लेमन तक पहुंचनी चाहिए थी, वो कौन सी स्टोरी थी जिस पे आप मुझे बता सकते हैं कुछ? वो एक बाद में वो केस फेमस हुआ जी। बट नीरज ग्रोवर मर्डर केस। ओके। वो नीरज ग्रोवर गुम हो गया। उसका डैड कानपुर से आए, अमरनाथ ग्रोवर, मुझे अभी भी याद है उनका नाम। उन्होंने मुझे फोन किया, कहाँ से भी, एक रिपोर्टर था प्रमोद करके, उसने मेरा नंबर दिया। वो टीवी वाला था, हालांकि बाद में प्रमोद ने भी सुसाइड किया, बट उसने मेरा नंबर अमरनाथ ग्रोवर जी को दिया होगा। मैं प्रिंट में थी, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि बेटा मेरा लड़का गुम हो गया है,
मैं लोखंडवाला में मिसिंग का वो जो पोस्टर्स होते हैं ना, जी वो मैंने सब जगह पेस्ट किए है और उसका फोटो है। तभी तो कैमरा भी नहीं था, तो उन्होंने बोला आप मुझे मिलो और मैं आपको मिसिंग का दे देती हूँ। तो मैंने बोला कि अंकल कैसे करूँ ये स्टोरी, ऐसे तो कितने लोग मिस हो जाते हैं, मेरे पेपर में नहीं जाएगी ये स्टोरी। एंड वो बेचारे बोलते रहे कि नहीं बेटा मुझे मदद करो, मुझे मदद करो। फिर मैं उनको मिली जी और उनसे मैंने लिया और स्टोरी ब्रीफ जो बोलते हैं हम लोग, इतनी सी गई 5 लाइन। तभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा वो केस हो जाएगा बाद में। वो चीज़ का मुझे बहुत अफसोस रहा। बाद में मैंने उनको सॉरी भी बोला, काफ़ी सालों तक वो मेरे टच में रहे। जी फिर तो जजमेंट भी आ गया उसका, और उसका जजमेंट अगस्त 2011 में आया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड मैं अरेस्ट हुई नवंबर में। ओके तो जजमेंट के बाद भी मैंने उनसे फ़ोन पे बात की, उनकी नीरज के पेरेंट्स से। तो वो एक मुझे बहुत खटकता था कि अरे वो टाइम पे ब्रीफ ही गई मेरी स्टोरी। वो और दूसरा एक फेक एनकाउंटर केस भी था, ओके उसकी भी मेरी स्टोरी बहुत ब्रीफ गई थी और वो आगे चल के वो बहुत बड़ा केस हुआ। सो ऐसे छोटू मोटू स्टोरीज वो टाइम पे अपने को नहीं समझ में आता है। जब वो बहुत बड़ी हो जाती है तब लगता है अरे इसको मेरी ये स्टोरी को जस्टिस नहीं मिला। बट येस, दैट नीरज ग्रोवर मर्डर केस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज मैं उनके डैड के साथ बहुत ऐसे अटैच्ड हो गई इमोशनली, एंड मुझे लगा कहीं ना कहीं मैं कुछ कर नहीं पाई उनके लिए। तो आई थिंक स्कूप के बाद थोड़ा सा जो एक फाइनेंशियल बर्डन था वो कम हुआ, नहीं, नहीं हुआ बिल्कुल? जरा भी नहीं हुआ। तो वो कहाँ, वो बिग बॉस के बाद से ठीक हुआ? हाँ, बिग बॉस से बात का तो ठीक बिग हुआ, बॉस, झूठ नहीं बोलूंगी। स्कूप से तो कुछ पैसे कमाए नहीं मैंने। अच्छा पैसे नहीं मिले आपकी बुक मतलब? बुक के मैं आज बोलती हूँ ना ऑन रिकॉर्ड 2,42,000 मिले हैं। मेरे अच्छा पास मेल है। अच्छा ओके। बट सो नेटफ्लिक्स ये की, नोबडी कैन डिनाई दिस। बट आपको पता था कि वो नेटफ्लिक्स पे जाएगी सीरीज, राइट? बताया था आपको, और हंसल मेहता इज अ बिग नेम, राइट? हाँ, तो आपको लगा नहीं कि दिस इज वेरी लेस एज नो पर? उसमें गलती मेरी थी ना, जी क्योंकि बुक राइट्स मैंने बेच डाले थे ना ओके पब्लिशर्स। पब्लिशर्स। बट नाउ यू फील कि अगर थोड़ा सा आपने बहुत ही कम चार्ज कर दिया, नाउ यू फील दैट? नो, आई डोंट फील दैट। ओके मैं कर्मा में बहुत बिलीव करती हूँ ना, तो जिसने जो भी चीटिंग किया वो इधर ही भुगतेगा। दैट्स परफेक्टली फाइन। बट व्हाट स्कूप डिड, बिकॉज ऑफ स्कूप आई गॉट बिग बॉस, सो आई शुड बी Right. ग्रेटिट्यूड होना चाहिए मुझे स्कूप पे, और थैंक्स भी होना चाहिए कि आज एटलीस्ट जैसे मैंने पहले बताया कि सच्चाई कहीं ना कहीं बाहर आई है। स्कूप जो नहीं कर पाया वो बिग बॉस ने किया, बिग बॉस जो कहीं पे अटका वो कुछ और किया किसी चीज ने, तो आई एम हैप्पी। बट बिग बॉस से रेवेन्यू सोर्स कैसे बनता है? या तो वो बिग बॉस के बाद एक तो फीस होती है, उसके बाद ये भी होता है कि पर वीक फीस होती है, हाँ, और उसके बाद इवेंट्स करते हैं आप लोग जो बिग बॉस से कंटेस्टेंट होते हैं, उसके बाद कैसे होता है बिग बॉस? नहीं मैं तो कोई इवेंट्स नहीं करती, ठीक है और ना ही वही बिग बॉस का जो पर वीक का पेमेंट होता है वही होता है। ओके क्योंकि मुझे इंडस्ट्री में तो नहीं कुछ एक्टिंग नहीं करनी है, इतनी हॉरिबल एक्टर हूं मैं, रोने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती लाइफ एक्टिंग में, तो वो तो करनी नहीं है एक्टिंग। और बुक्स लिखती हूँ तो जी। उसमें मुझे काफी बेनिफिट हुआ। ओके फिर स्क्रिप्ट का रिसर्च करती हूँ ओके क्राइम रिलेटेड, तो उस पे मैंने बनाए वो, हालांकि बिग बॉस के पहले था, बट और प्लस एस्ट्रोलॉजी और टैरो में आई एम हैप्पी। तो कोई तकलीफ हार्डली कुछ नीड्स है यार लाइफ पे। अब आप स्मार्ट हो गए हैं कि इतने चार्ज लेने चाहिए, अब मैं इतना चार्ज करूंगी इस तरीके से? हाँ, लेसन्स तो मैं गिर के ही सीखती हूँ। भगवान ने मुझे बोला है पहले तू गिर, बाद में ही तू सीखेगी, इसलिए अभी गिर गिर के सीख गई हूँ मैं सब कुछ। राइट। जो अपने बुक से नहीं कमा पाई वो दूसरे से कमा पाती। मैम एक चीज़ से मुझे थोड़ी सी आपसे एक क्लैरिफिकेशन चाहिए थी। मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट करने वाला हूँ, तो कुछ लोगों ने सवाल भेजे, तो एक सवाल मेरी आंखों के सामने आ रहा है, नॉन रेलेवेंट है, हम वो बात कर चुके हैं। एक सवाल आया था कि एनडीटीवी का एक पोस्ट आया था जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया था कि जिग्ना बोरा के पास 7 ब्लैकबेरी फ़ोन और 7 फ़ोन मिले थे। वो मसला क्या था, अगर आपको याद हो उस टाइम पे? वो तो एनडीटीवी को पूछना चाहिए। बट आपका टेक क्या था उस पे? आपके पास 7 फ़ोन थे मतलब? ए भाई, एक फोन संभालने को नहीं हो रहा है, गिरती पड़ती रहती हूँ फोन के चक्कर में, इधर फ्रैक्चर होता है उधर फ्रैक्चर होता है।
नहीं, मेरे पास एक ही फोन था, एक ही नंबर था, Okay. वो रिकॉर्ड पे आ गया है, ओके। ट्रायल के रिकॉर्ड पे है। हम्म। मैं अपना कुछ नहीं बोल रही हूँ, जी। क्योंकि मुझे मालूम है लोग और भी वापस ट्रोल करेंगे। हम्म। तो वो फोन जो आप क्या करते हो अगर आपका फोन नहीं चल रहा है सपोज, जी। और या नया कुछ फोन आया मार्केट में, आई एम आस्किंग यू हम्म। व्हाट यू विल डू। आपको सपोज एक फोन से दिल भर गया, ठीक मैं है, नया फोन ले लूंगा नहीं। और तो अगर पुराने अफोर्ड कर फोन सकता का क्या करोगे? हूँ। मैं बहुत कम फोन बेचता हूँ, मेरे लिए वो इमोशन होता है, तो मैं तो बहुत कम बेचता हूँ। तो जनरली लोग बेच बेच के देते नया हैं। लेते हैं, हाँ। ठीक है। तो मैं वैसा ही किया था, मेरे को बहुत शौक था फोन का, हम्म। तो मैं बेच देती थी। तो वो जो बेच देती थी हम्म। वो ढूंढ ढूंढ के लेके आए थे अच्छा। हाँ। IMEI नंबर्स। राइट। ओके। राइट। क्योंकि उस समय ये बात भी हुई थी कि साइबर जो है उतना स्ट्रांग नहीं था, सारी चीजें सब थी कुछ थी स्ट्रॉन्ग, ऐसा कैसे नहीं हो सकता है स्ट्रॉन्ग? कि डेटा जो है वो सारे हटा दिए गए थे। कैसे हटा गया, किसने हटाया? तो जो आप अगर आपका फोन बेच डालोगे, जो नया फोन जो बंदा फोन लेगा वो रिफॉर्मेट करके ही राइट। यूज करेगा ना, तो इसमें मेरी थोड़ी ना कुछ गलती है। हम्म। क्या कर सकते हो आप? अपने पास सब फैसिलिटी है डेटा रिट्राइव करने की, करना हो तो सब कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है। मुंबई पुलिस है, कोई पागल लोग नहीं है, सब कुछ है। लेकिन बोलेगा कौन? सामने वाला। आज मैं बोल सकती हूँ वन साइड स्टोरी, जिसके दिमाग में जो भी आया रिपोर्टर ने, कौन काउंटर अटैक तो करने नहीं वाला है, जी। तो अपने मन से लिख दिया सबने लग दिया। जिग्ना को मोमो पसंद है, पूछो तो सही भाई, मोमो पसंद है या नहीं? पसंद है या नहीं पसंद है? नहीं पसंद है। वन साइड सब चल रहा था। जिग्ना स्पा में जाती है, इधर पैसे, अरे भाई मैं जाती हूँ, मेरे पैसे ना, मैं 2 लाख सैलरी अर्न करती हूँ ना, प्रूफ है ना मेरे अभी पास। उस टाइम पे बड़ी बात थी बहुत। तो तू तो 25,000 रुपए की नौकरी, इंटर्न होके तू आती है स्लिमिंग, क्या बोलते हैं उसको, व्हाटएवर, स्लिमिंग करने को, जी। तो तुम कैसे अफोर्ड कर सकते? मैं आई थिंक सो 2 लाख अगर कमाती हूँ तो मेरे ऊपर महीने के 1,000 रुपए तो मैं खर्च कर ही सकती हूँ, इतना तो मेरे को हक है। उसके लिए कोई गैंगस्टर पैसा नहीं भेजेगा मुझे। ट्रू। आज भी ये सब पहनती हूँ, ये सब मेरे स्त्री धन है। वो टाइम पे भी पहनती थी, तो भी ज्वेलरी पहनती है, आज भी पहनती हूँ। छोटा राजन के अलावा और किसी गैंगस्टर से आपकी बातचीत होती थी? होती थी क्या? छोटा राजन से एक ही बार इंटरव्यू मैं हुआ है। पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं। क्या कि आपकी कभी बातचीत हुई थी और किसी से, किसी से स्टोरीज रिलेटेड एंड ऑल, कभी कुछ? किसी से नहीं, कभी किसी से कोई नहीं? ऑन रिकॉर्ड दिस इज। ओके। मैम आप जब जेल में थे तो आप जब बाहर आए तो आपने फाइनेंशियल कमान अपने हाथ में ली, पर वो जो फेज था कि तो उस समय कैसे, कौन प्रोवाइड करा था घर पे? सी आई शुड नॉट लाई ऑल्सो। ऐसा भी नहीं था कि मैं कमाऊंगी और घर चलता, जी। बिकॉज मेरे ग्रैंड पेरेंट्स वेर वेल ऑफ। ओके। झूठ बोल के मुझे सिंपैथी किसी की नहीं चाहिए, तो ऐसे कभी हार्ड एंड फास्ट वो नहीं था। बट क्योंकि आप इंडिपेंडेंट रह चुके हो, जी। आप 2 लाख कमा चुकते थे महीने का, और अचानक से कुछ नहीं कर रहे हो, तो वो अंदर ही एक गिल्ट होता है ना। बच्चे की फीस तो मैं ही देती थी, फिर मेरे नाना जी ने 2 साल गिफ्ट दी, 10 तक ना, 2 साल नहीं 4-5 साल नाना जी ने फीस पे की। ओके। निशु 6th में था तभी ये इंसिडेंट हुआ, 4 साल नाना जी ने पे किया है पैसे, हॉस्टल में था वो। तो बहुत सारी चीजें मैंने, मेरी ज्वेलरी बेची जी। और लीगल फीस हम देते थे, तो इट वाज नॉट दैट इजी आल्सो। आई अंडरस्टैंड। पर आप हमेशा से एक इंडिपेंडेंट वुमेन की तरह आपको देखा गया है। आपकी जो जो लाइफ थी बिफोर कमिंग इन मीडिया, उस पर चर्चा नहीं होती। अगर आप कंफर्टेबल हैं बात करने को लेके, क्योंकि एक डिवोर्स का बड़ा इम्पैक्ट होता है। मैंने सेपरेशन बहुत नज़दीक से देखा है अपनी फैमिली में भी। तो वो जो सेपरेशन था उससे पहले की जो जर्नी थी, आई थिंक यू वर मैरिड एट अ वेरी यंग एज, और या 21 21। आज के हिसाब से यंग ही है। या तो वो फेज कैसा था, वो कैसे ओवरकम किया कि आप सेपरेशन से बाहर निकले? एक्चुअली इट वाज अ वेरी, आई वोंट से, अभी कुछ ब्लेम करके किसी को मतलब जी। भी नहीं है, बट यस इट वाज अ अब्यूजिंग मैरिज। माय एक्स हस्बैंड वाज अल्कोहलिक एंड I stayed with him for 6 years. राइट। I got married in 98 and I got
सेपरेटेड इन 2004. ओके. सो एक पॉइंट आता है जब आप ज़्यादा नहीं हैंडल कर पाते, जी. और तब आप समाज के बारे में नहीं सोच सकते, और ना ही सोचना चाहिए. सो यस, एंड दैट्स हाउ आई टुक, बिकॉज लड़का सीखने लगा वही सब देख देख के जो उसका फादर कर रहा था. एंड देन आई रियलाइज कि कहीं ना कहीं ये चेन ब्रेक करनी पड़ेगी. आज शायद ये चीज़ वो देखेगा भी, मेरा एक्स हस्बैंड. ठीक है, इट डजेंट मैटर. एंड बिकॉज ही इज अ फादर ऑफ माई सन, and right now he is going through some very serious terminal disease. Okay. So I'm taking care of him morally, just giving him a support mentally. सब कुछ इधर ही है. कर्मा ऐसे ही काम कहाँ किसके बाद आ जाए. बट जस्ट बिकॉज ही इज अ फादर ऑफ माई चाइल्ड, आई फेल्ट इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, जी. और कुछ नहीं. तो जिसने जो किया, भगवान उसको उसका सबक दे देते हैं. छोड़ देना चाहिए अपने को. एंड दैट्स हाउ आई मूव्ड आउट ऑफ हिज हाउस Right. एंड started doing course, and then how that journey ended. Sure. So now you're taking care of your ex-partner, right? So you are staying with him, or No. is it you just visit him? No, I took take him to doctor's visit. Okay. So he was here for 2-3 months Right. because he doesn't have any family member. His family, in fact, abandoned him, and I have to take care of him. That's fine. Maybe it's my karma. Right. It's okay. I have no issues about it because I don't have any feelings. मुझे कुछ गलत feelings भी नहीं है और कुछ अच्छी feelings भी नहीं है. मैं वो level पे हूँ, balance वाली level पे हूँ. तो yes, बात करती रहती हूँ just because he is going through that depression and all that things. But he is fighting his own battle. यहाँ पे लोग हर कोई अपना अपना battle fight कर रहा है. एटलीस्ट हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बुरा तो नहीं करना चाहिए. तो मेरे से जितना हो सकता है मैं करती हूँ. मैम, तो वो जो इंसिडेंस हुआ था कि जब आप जेल गए थे उसके बाद से ही इज नॉट इन योर लाइफ, राइट? तो यू सेड कि क्लोजर नहीं मिल पाया, आज तक नहीं मिल पाया मैम? कैसे मिलता है क्लोजर? आज तक कभी मिल नहीं पाया उनसे आप कभी? क्लोजर किसी से मिल हो ही नहीं पाता है. क्या होगा क्लोजर? व्हाट इज क्लोजर? ये सब फैंसी और वेस्टर्न वर्ड्स है. क्लोजर नहीं होता. वो मरते दम तक भी नहीं होने वाला है. पर कभी सवाल पूछा कि क्या हुआ था, मतलब कभी बैठ के बात हो पाई उसके बाद कि अरे मतलब इतने वल्नरेबल फेस में तुम छोड़ के चले गए, कभी वो इंटरेक्शन हो पाई? हुई वो काफी बार हुई. हर एक की अपनी अपनी सिचुएशन है. जी. शायद उसमें इतने गट्स नहीं है टू एक्सेप्ट मी. वो उसका प्रॉब्लम है. ही इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एंड मेन आर नेवर स्ट्रॉन्ग. बॉडी बिल्डिंग करने से सिर्फ नहीं बन जाता. जिम जाने से बॉडी बना के कोई स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता. सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ता है. सो प्रोबेबली ही नेवर लव्ड मी. इफ ही वुड हैव लव्ड मी, ही वुड हैव नॉट लेफ्ट मी. अगर आपको और कोई भी इंसान को अगर सोसाइटी और अपने प्यार से में से सोसाइटी को चुनता है, तब समझ जाना चाहिए कि वो इंसान को प्यार था ही नहीं. सिंपल. एंड आई डोंट हैव एनी कंप्लेन अगेंस्ट हिम बिकॉज उसने तो कभी मुझे चांद तारे की प्रॉमिस नहीं किया था. ओके. सो इट्स ओके. ही डिडंट लव मी, सो फाइन, परफेक्टली. तो उनका जस्टिफिकेशन जो था वो आपने उसने जस्टिफाई किया ही नहीं. छोड़ उसने के कभी जस्टिफाई नहीं किया. उसने जस्टिफिकेशन यही था कि वो हालात ऐसे थे एंड ही वुड नॉट लाइक टू गेट हिमसेल्फ इनटू ट्रबल. सो फाइन. प्यार सिर्फ वही इंसान से हम क्यों एक्सपेक्ट करें? उसकी जगह काफी और लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है. बट क्योंकि मेरा ईगो है ना कि मुझे उसी का प्यार की वैलिडेशन चाहिए. बट अभी वो भी नहीं आशा है. अभी चाहिए भी नहीं कोई. ठीक है, इट्स ओके. किसी चीज की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है. फिर भी आई हैव टू एक्सेप्ट. कभी कभी जो लोग, बहुत सारे लोग आए लाइफ में, बहुत सारे men for various reasons. तब लगता था कि ये बंदा ही, इसी की वैलिडेशन की जरूरत है, बाकी सब इरेलेवेंट है. जी. और अभी भी ऐसा लगता है कि वो एक बार तो कभी बोलेगा ना, तो भी मैं देखूंगी. वो शायद अभी भी ईगो है मेरा. अभी भी ईगो है. और वो मुझे ये भी मालूम है वो कभी नहीं बोलेगा क्योंकि उसमें गट्स ही नहीं है. सॉरी, ही डजंट हैव बॉल्स टू एक्सेप्ट मी. और वो इंसान, मुझे सब लोग बोलते हैं, अगर उसको इतना तेरे लिए है ही नहीं तो तू क्यों पागल है?
बोला पागल की बात नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास वो स्विच नहीं है ऑन एंड ऑफ की, जी शायद वही रीजन है, बट अभी कोई फीलिंग्स भी नहीं है, अभी खत्म हो। मैम, आप मीडिया ट्रायल से निकले हैं, आप हमने देखा है कि वीडियोस भी हैं इंटरनेट पे जहाँ पे आप जब जाते हैं तो मीडिया जिस तरह से पीछे करती है, कितना इम्पैक्ट डालता है एक मीडिया ट्रायल्स किसी इंसान पर? क्योंकि अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को भी एक मीडिया ट्रायल फेस करना पड़ा जिस तरीके से, उसके बाद से उन्होंने कभी तक अभी तक मीडिया को इंटरव्यू भी नहीं दिए हैं, फैमिली ने जिस तरह, तो मैं वो उस मेंटल स्टेट को समझना किस तरह का रहता है। इट्स वेरी टफ, बिलीव मी। डर, खौफ रहता है। मुझे याद है मेरा जिस दिन जजमेंट था, एविडेंस पे तो पता था कि कुछ नहीं है, बट मीडिया प्रेशर में जज ने कुछ नहीं वो कर दिया तो मीडिया प्रेशर बहुत था। मैंने जैसे पहले बोला कि मैं 2-3 दिन पहले ही गई थी लॉयर के पास, सीनियर काउंसिल के पास, उनको पूछा सर आपको क्या लग रहा है, क्या आई हैव गिवन माई बेस्ट, अभी वो तेरा नसीब। तो मैंने बोला बाप रे अब क्या होगा क्या होगा, और लड़के का 12th था, मुझे पता नहीं। जिस दिन 2 मई को मेरा जजमेंट था 2018, 1 मई को मेरी फ्रेंड मिलने आई, मैंने उसको चेक लॉयर को दे के रखे थे कि अगर मैं पता नहीं कल घर पे आऊंगी या नहीं, क्या जजमेंट होगा पता नहीं है, और अगर नहीं आई तो लड़के का पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए, सब चेक साइन करके दिया था लॉयर को, जयेश को, कि रख ले उसकी फीस के लिए, ये है वो है करके। सो मीडिया का प्रेशर, सबसे ज्यादा डर मुझे मीडिया का था। मुझे पुलिस का भी डर नहीं, लेकिन मीडिया का बहुत डर था। मैं मतलब शिवरिंग कर रही थी, बट ऑल थैंक्स टू जुडिशरी। जस्ट आई एम नॉट ट्राइंग टू बी गुड, बट मानना पड़ेगा कि अपने देश का कानून पे इतना तो मुझे श्रद्धा और विश्वास बढ़ गया मेरा कि मीडिया का प्रेशर नहीं जजमेंट पे आया, कि जो फैक्ट था वहीं पे रुके। क्या मीडिया प्रेशर जजमेंट चेंज कर सकता है? मेरे एक्सपीरियंस से तो नहीं हुआ, मेरे केस में तो ऐसा नहीं हुआ। हाँ, उसको सफ़र करना पड़ता है क्योंकि बाहर इतना ज़्यादा क्योस है, तो अंदर कहते हैं जजमेंट को डिले होता जा रहा है, चीज़ें और नए नए टर्म्स बाहर आ रहे हैं। जुडिशरी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, किसी की लाइफ का सवाल है, उनको भी बराबर एविडेंस सब पढ़ना पड़ता है, वो भी ह्यूमन है। जजेस आर ऑल्सो आफ्टर ऑल ह्यूमन, बिल्कुल, दे आर नॉट मशीन, उन पे भी इतना ही प्रेशर होता है। हम लोग बाहर बैठ के सोचते हैं, कवर करते हैं इंसिडेंट, बट जो लोग उन पे इन्वॉल्व होती है, हर एक की रातों की नींद खराब होती है। ऊपर से अगले दिन ही मीडिया में राउंड अप आता है, न्यूज़पेपर में तो हेडलाइन थी, इफ कन्विक्टेड जिग्ना वोरा लाइकली टू बी गिवन डेथ पेनल्टी। छोटा राजन को डेथ पेनल्टी नहीं होने वाली थी, जिग्ना वोरा को ही होने वाली थी, पता नहीं। तभी लगा कि भाई अच्छा है, चलो मेरी वजह से पेपर तो बिकता है इन लोग का। बट इट इज वेरी सैड, इट इज वेरी सैड। मैं आप ही की वजह से बिक रहा था, पहले आप खबरें दे रही थी, फिर आप खबर हो गई मैं, सही बात है। और मतलब इट्स रियली वेरी सैड। आज मैं देख के हंसती हूँ, सोच के हंसी आती है, बट जो फैक्ट था ना वो किसी ने कवर नहीं किया, जो एविडेंस आते थे ना वो किसी ने कवर नहीं किया। मुझे याद है मेरी बेल हुई तब बहुत बड़े न्यूज़पेपर की रिपोर्टर, मेरी मासी थी, कोर्ट में बाहर निकले कोर्ट रूम से, तो उसने यही बोला बेल रिजेक्ट हुआ ना, तो मासी ने बोला नहीं बेल मिल गई। और उसने ये लिखा कि उसकी मदर ने बोला बेल मिल गई। अरे भाई फैक्ट चेंज करो, माँ भी नहीं है मासी है, मतलब कुछ भी तुम लोग को लिखना है। एंड क्वेश्चन यही था, बेल रिजेक्ट हुई ना, कोर्ट के अंदर तो बैठ के ने देखना नहीं है आप लोग को क्या हो रहा है, बाहर खड़े रह के अपने हिसाब से चलाना है। और फिर अगर मैं बात नहीं करती हूँ तो बोलते ये एरोगेंट है, तो क्या एक्सपेक्ट करोगे आप? क्या करूं मैं फेक स्माइल नहीं कर सकती। आप कैसे रिएक्ट करोगे अगर आपको मुंह पे आपकी बेल मिल गई है और आपको कोई बोल रहा है बेल तो रिजेक्ट हुई ना, क्या ही आप एक्सप्रेस करोगे? बच्चे को नहीं छोड़ा, बच्चे के बारे में लिखा, सब कुछ किया। इट इज एज
as if you are raped by media. It is, I'm using such a harsh and बेकार word, but ये fact है. नहीं छोड़ती मीडिया किसी को, सॉरी, नहीं छोड़ती. काफी बड़े लोग के साथ ऐसा हुआ है, तो मैं तो कौन सी बड़ी थी भाई, मैं तो कुछ भी नहीं थी. आज भी मुझे दुख है, बुरा नहीं लग रहा है, अभी दुख है कि मेरे अपने ही लोग ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया. वो आई थिंक कभी आप लोग को चांस मिले तो पूछना चाहिए उनको सबको पैनल पे बिठा के, क्योंकि जिस दिन जजमेंट आया उस दिन एनडीटीवी में ही पैनल पे बैठ के एक एडिटर ने एडमिट किया कि हमने गलत किया जिग्ना के साथ. बट तब तक डैमेज तो हो गया था ना. इट्स नॉट अबाउट करियर, इट्स अबाउट पर्सनल लाइफ ऑल्सो. करियर तो चलो ठीक है, गया, खत्म हो गया, बट पर्सनल ह्यूमिलेशन, कैरेक्टर असैसिनेशन, कभी किसी के साथ जुड़ दिया मेरे को, कभी ये आईपीएस ऑफिसर के साथ. प्रूफ किधर है भाई, प्रूफ किधर है? जस्ट बिकॉज यू आर सिंगल मदर तुम किसी को किसी के साथ भी लेबल लगा सकते हो, और होगा भी. मेरा तो मेरी पर्सनल लाइफ है ना, तुमको क्या है? तुम भी एडिटर वहीं तक, और लेडी एडिटर होके तो तुम भी एडिटर बने तो वही सब, यही सब करके बैठे होंगे, इसलिए तुम्हारे दिमाग में यही सब चल रहा है. क्या ही बोलने का. इतना कैरेक्टर असैसिनेशन एक लेडी, और सबसे ज्यादा लेडी रिपोर्टर्स लोग ने ही कैरेक्टर असैसिनेशन किया है. बट मैं तो एक अदर साइड ऑफ लॉ थी. आज भी मैं नहीं बोल सकती किसके बारे में. कल को उसको कुछ हो गया तो मेरे पे आ जाएगा वापस कि जिग्ना ने कुछ करवाया. मतलब चुप ही बैठो, कुछ बोलो ही मत किसी. सबको अपने हाल पे और अपने कर्म पे छोड़ दो, जिसका जो होगा देखा जाएगा, कुछ बोलना नहीं. क्या आप माफी के उसमें रहते हैं, अगर कि मैं इस माफ करके आगे बढ़े ऐसे इस जोन में? मैं माफी के ही मोड में रहती हूँ. मैंने सबको माफ कर दिया है. जब मैंने माफ किया ना, तभी भगवान ने अपने हाथ पे सब काम लिए है. अगर मैं पकड़ के, जिस दिन मैं ही पकड़ के बैठूंगी ना, तो भगवान बोलेगा अभी तक इसको इतनी होशियारी है ना, देखते हैं क्या करेगी ये. मैंने माफ कर दिया, और सच में मैं दिल से बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप को पेन नहीं देना अभी. बस हो गया, चाहे वो कोई भी हो. मैंने सबको माफ कर दिया. जो जहां पे खुश रहो. कोई आया माफी मांगने आपके पास? नहीं, कोई नहीं आया उनमें से? कोई नॉट इवन वन सिंगल जर्नलिस्ट? नहीं, कोई नहीं, कोई भी नहीं. आपने जिक्र किया कि उनका जुडिशरी, ईगो है ना, हाँ हाँ, उनका ईगो है, ईगो है उनका. वो ये होगा ना, और क्या हो सकता है. अगर उनको पता है कि जिग्ना ने कुछ नहीं किया, कोर्ट ने बली कर दिया, फिर भी कोई आया नहीं है. कोई नहीं आया है, आज तक तो नहीं आया कोई. बट अगर वो आते हैं तो आप बात कर पाएंगे उनसे उसी तरह का टर्म्स? मुझे बात ही नहीं करनी है किसी से. यही बात हो जाती है ना. मुझे बात भी नहीं करनी है, आया भी नहीं है ना कोई. मुझे बात ही भी नहीं करनी है किसी से. क्यों करूं मैं बात किसी से? जो डैमेज हुआ है ना, बहुत बड़ा डैमेज हुआ है. वो मुझे पता है, मेरे फैमिली को पता है क्या डैमेज हुआ है. आज मैं अगर यहाँ पे बैठ के बोल रही हूँ, इसका मतलब है तो नहीं ना कि कुछ हुआ ही नहीं है. सही बात. हुआ है, और सबको पता है सबने क्या किया है. ये एक आयरनी है कि लोग को पता होते हुए भी उनको कुछ पड़ी नहीं है. आज भी सुनने में यही आ रहा है कि जिग्ना का वो आईपीएस के साथ था, इसके साथ था. अरे मेरा सबके साथ था, अब क्या बोलो, चल अब क्या था, तो अब क्या. तुम तो जज नहीं कर सकते कोई मुझे, क्योंकि तुमको नहीं मिल रहा था उसके साथ अफेयर करने को. इसके लिए बहुत इजी है किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठाना, बहुत इजी है. प्रूफ लेके आओ, जाओ प्रूफ लेके आओ. मैम, हमने आपसे बहुत सारी बातें की. बहुत कम ऐसे पॉडकास्ट होते हैं जिसमें मैं शांत हो जाता हूँ कि मैं प्रोसेस नहीं कर पाता हूँ कि इतनी पीड़ा, इतना दुख और इतना रिजिलियंस कैसे होता है. मुझे एज अ वुमेन ना, मैं जब देखता हूँ आपको कि इट्स वेरी इंस्पायरिंग टू सी वुमेन लाइक यू जो वापस उठती हैं और हम मर्दों गलत प्रूफ करती है. अब मैं कभी सोचता हूँ कि मैं कितना छोटा हूँ अपने अंदर, और मेरे स्ट्रगल्स तो कितने छोटे हैं जब मैं आप जैसे लोगों से मिलता हूँ. ऐसी कोई बात जिस पे आपको बात करनी है और हमने बात नहीं की, आप बात कर सकते हैं उस पर भी. ऐसी तो, बट बस आपके मीडियम थ्रू आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट सोसाइटी, समाज, प्लीज किसी को जज मत करो.
Don't judge people. And once a criminal is not always a criminal, whether it's me or whether it's somebody else. Everybody deserves second chance. हालांकि मैंने तो कुछ नहीं किया था. As a society, be a part of rehabilitation program. Okay. अगर हम लोग ही समाज में रह के किसी को सेकंड चांस नहीं देंगे तो मैं फॉर्चुनेट थी हूं, बट सब लोग इतने फॉर्चुनेट नहीं होते. किसी एक की लाइफ चेंज करके देखो ना, उसको वही चीज याद मत दिलाओ जो वो गुजर चुका है. शायद किसी ने कुछ किया भी हो गलत, पूछो तो सही जाके क्यों, क्या मजबूरी थी, और वो मजबूरी को ढूंढो और उसको एड्रेस करो. आई नो अभी बोलेंगे लोग कि ये बोलने को बहुत इजी है. नहीं, मैं गुजर चुकी हूं इसीलिए मैं बोल रही हूँ. लोग बोलेंगे कि अरे तूने क्या किया. मुझे पता है, मुझे ढंढोरा नहीं पीटना मैंने क्या किया. मुझे पता है, मुझे कोई ब्राउनी पॉइंट्स नहीं चाहिए. मैं इंस्टा पे ना ही मेरे इतने फॉलोअर्स है और ना ही मुझे चाहिए फॉलोअर्स. जो है वो अच्छे है जितने हैं उतने. ना ही मुझे कोई मीडिया को बताना है कि मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ आ जाओ. हमको भी पता है ना क्या होता है. कुछ नहीं चाहिए. मैं जो करती हूँ मुझे पता है मैं क्या करती हूँ. समाज में से 5% भी लोग करने लगे ना तो बहुत है. एंड इट्स नॉट अबाउट जेल रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम. हम लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं. गवर्नमेंट के पास सब रिफॉर्म्स का है, बुक में सब कुछ है. इम्प्लीमेंट होता है. इम्प्लीमेंट कौन करेगा? समाज करेगी. गवर्नमेंट नहीं करने वाली इम्प्लीमेंट. True. हम लोग, वी एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी वी हैव टू इम्प्लीमेंट. कोई एक प्यून है, कोई एक है जो जेल जाके आया है, पॉकेट मार के उसमें गया होगा. रखो ना उसको जॉब पे एज अ प्यून. दो ना उसको एक चांस. हाँ, फिर वो गलती करता है तो बात अलग है. फाइनेंशियली सिक्योरिटी ही सबको चाहिए ना एट द एंड ऑफ द डे. अगर हम लोग वही उसका पकड़ के भरेंगे, अरे ये तो जेल जाके आया है. मैंने रखा है काम पे ऐसे को. मुझे पता है मुझे क्या करना है क्योंकि मैं जाके आई हूं. मुझे किसी को जवाब नहीं देना है, ना एज इफ शो ऑफ करना है. बट कुछ तो करो किसी के लिए. हर चीज के लिए नहीं गवर्नमेंट पे छोड़ो. एंड लास्ट अगेन, प्लीज डोंट जज एनीवन. प्लीज. आपको नहीं पता है कि कौन किस हालात से गुजरता है, किस पे क्या बीतती है. किसी को नहीं पता है. वो इंसान को ही पता है कि वो क्या. किसी को इतना मत तोड़ो कि वो खड़ा ही नहीं हो पाए. बहुत डिफिकल्ट है. बहुत. एक ही जैसे आप सोसाइटी में जो रहते हैं उनको एक जन्म मिला है ना, सामने वाले को भी एक ही जन्म मिला है अपने आप को प्रूव करने को. किसी का हक नहीं छीनना चाहिए. गिव इट अ चांस. देखो तो सही क्या है. दैट्स इट. थैंक यू. थैंक यू मैम. बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. बहुत कम लोग इतना दिल खोल के बात कर पाते हैं. थैंक यू फॉर स्पीकिंग फ्रॉम योर हार्ट. एक हार्ट ही है जिससे बात करना चाहिए. दिमाग से कभी बात नहीं करनी चाहिए. जो दिमाग से बात करता है, जो दिमाग से बात करता है ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता लाइफ में. वो मटीरियलिस्टिक आगे बढ़ सकता है. जितना हार्ट से बात करोगे ना उतना ही लाइफ में आगे बढ़ोगे, उतना ही आपका कॉन्शियस क्लियर होगा और रात को अच्छे से नींद आ जाएगी. मीडिया ट्रायल, जेल और उसके बाद कोर्ट का वर्डिक्ट आने के बाद भी समाज का ट्रायल चल रहा है. ये विशियस सर्कल है. शायद होपफुली समडे इट विल गेट ओवर. आई एम स्टिल होपफुल. मुझे अभी भी आशा है कि नहीं, ये स्ट्रगल खत्म होगा. इधर तक आ गए, आगे भी हो ही जाएगा. देखते. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू.